वेल्डिंग उसका पूरा नाम है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, लेकिन एसएडब्ल्यू का नाम है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो हम यहाँ पे शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का बात नहीं कर रहे, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कभी कभी ये इंटरव्यू में पूछता है कि एसएडब्ल्यू का फुल नेम क्या है, तो आपको ये पता होगा तो आपको ज्यादा आइडिया होगा। ओके, shielded submerged arc welding is a welding process where arc is struck between continuous, देख ले यहाँ पे मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ वही, is welding the process where the arc is struck between continuous bare wire एंड द पैरेंट मेटल। वो तो सभी में ऐसा ही होता है, तो यहाँ पे कॉमन वर्ड लिखा है, ठीक है। हमारा हम जो एसएडब्ल्यू में बात किया था वहां पे भी यही वर्ड लिखा था कि आर्क बिटवीन स्टक किसके बीच में जनरेट होगा, हमारा जो वेल्डिंग होता है किसका, पैरेंट मेटल और हमारा वायर एक दूसरे के साथ मिलेंगे और उसके बाद में आर्क जनरेट होता है, ठीक है। द आर्क इलेक्ट्रोड एंड मेल्ट स्पूल आर सबमर्ज एंड एग्लोमरेटेड एंड फ्लक्स पाउडर एंड फ्लक्स एंड which turned into the gas slag lower layer then subjected to the heat of the arc and thus protect the weld spool। अरे यार ये सब क्या हो रहा है। ओके, प्रोटेक्टेड द वेल्ड स्पूल ऑफ द कंटामिनेशन। अभी मैं आपको ये बोलूं कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में जैसे ही आर्क जनरेट होता है, वो जनरली आपने देखा होगा, जो लोग एसएडब्ल्यू का एक्सपीरियंस है उसको पता है कि वो जो आर्क है वो हमें दिखेगा नहीं, वो फ्लक्स के अंदर ढका रहेगा, फ्लक्स उसके ऊपर रहेगा, उसी की वजह से आर्क हमें दिखेगा नहीं, खाली आवाज आता रहेगा, स्मॉल सा आवाज रहेगा। तो आवाज आता रहेगा तो आवाज की वजह से हमें पता चलेगा, और थोड़ा थोड़ा कभी कभी आपको लाइट दिखेगा तो दिखेगा, वैसा सिस्टम होता है। उसी की वजह से इसमें स्पेटर आना बहुत कम है चांस। यस अश्विन सर। यस सर। यस सर अश्विन सर। आकाश सर प्लीज थोड़ा म्यूट कर दीजिए। ओके हो गया, आपका म्यूट हो गया। ओके ओके ओके। अभी मैं ये बोलूं कि जहां पे यहाँ पे फ्लक्स के दो टाइप है, एग्लोमरेटेड फ्लक्स एंड फ्यूज्ड फ्लक्स, ये दोनों आपको याद रखना है, दोनों क्वेश्चन में आपको आएंगे, ठीक है। तो एग्लोमरेटेड फ्लक्स में क्या है, फ्यूज्ड फ्लक्स में क्या कांड होता है, फ्यूज फ्लक्स क्यों ज्यादा जनरल हम यूज नहीं करते हैं, हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, एग्लोमरेटेड फ्लक्स बेस्ट है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो लाइन में हाईलाइट कर रहा हूँ उसका मीनिंग ये है कि आर्क जैसे ही जनरेट होगा, वो मेल्ट स्पूल जो है वो किसके ऊपर दबा रहेगा, वो जो हमारा एग्लोमरेटेड फ्लक्स यूज किया है तो उसमें, या फिर हमारा फ्यूज्ड फ्लक्स है उसके अंदर वो आर्क जनरेट होगा, और वो फ्लक्स में दबा होने की वजह से यहाँ पे हमारा वेल्डिंग का स्पैटर आने का बहुत कम चांस है, बहुत कम नहीं, वैसे स्पैटर इसमें आते ही नहीं है, ठीक है। अगर प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग मारा जाए, प्रॉपर फ्लक्स अगर ऐड कर दिया जाए तो इसमें स्पैटर आता ही नहीं है, तो इसकी वजह से हमें यह फायदा है। ओके, अभी यहाँ पे ये भी लिखा है गैस शिल्डेड एंड लोअर लेयर ऑफ द सब्जेक्टेड टू द हीट आर्क। अगर यहाँ पे हीटिंग जनरेट होता है तो हीट जो है बेस मेटल और हमारा ऊपर से जो फिलर हमने घुसाया है वो फिलर वो हीट होगा, तो उसकी वजह से वहां पे मेल्ट होके नीचे गिरेगा ऑटोमेटिकली। वहां पे पीछे से फीडर रहेगा, वो फीडर घूमता रहेगा और फिलर आता रहेगा, वैसे ही हमारा मेल्ट होके नीचे गिरता रहेगा एकदम अच्छा सा। यहाँ पे हीट इनपुट बहुत अच्छा है, इसके लिए वेल्डिंग जो है एकदम अच्छे से फैलेगा, वेल्डिंग को फैलने का टाइम मिलेगा, वेल्डिंग जो है एकदम शेप जो है उसका एकदम शानदार होगा, वीविंग वहां पे करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस है। आप उसको वेल्ड इलेक्ट्रोड जो है उसको घुमा नहीं सकते। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि करंट अगर कम रखेंगे तो आपको वीविंग कम मिलेगा, करंट ज्यादा रखेंगे तो वीविंग ज्यादा मिलेगा, तो वो भी आपके उसके ऊपर डिपेंड है, डब्ल्यूपीएस के ऊपर। ओके, अभी मैं ये बात करूं कि द वायर इलेक्ट्रोड इज फीड कंटिन्यूअसली बाय फीडर एंड मोटर ड्रिवन रोलर विच आर यूजली वोल्टेज कंट्रोल एंश्योर द आर्क कांस्टेंट लेंथ। ओके, तो यहाँ पे पीछे जो है, यहाँ पे मैं जो आपको बताऊं, यहाँ पे वायर फीडर रहेगा, ये जो एस एम ए डब्ल्यू, नॉट एस एम ए डब्ल्यू बट जी एम ए डब्ल्यू, एफ सी ए डब्ल्यू, ये सब चीज एफ सी ए डब्ल्यू, वैसे यहाँ पे बड़ा स्पूल है, वायर फिलर का स्पूल है, वैसे यहाँ पे भी एक स्पूल रहेगा वैसा, और आगे घूमता रहेगा, और फीडर से जैसे ही घूमता रहेगा वैसे ही फिलर जो आगे बढ़ता रहेगा, और वो आगे बढ़ते बढ़ते रोलर के अंदर से रोल होते होते हमारा वेल्डिंग होगा। और यहाँ पे कांस्टेंट लेंथ लिखा, आर्क ऑफ कांस्टेंट लेंथ, इसका मतलब क्या हुआ,
कांस्टेंट लेंथ है, इसका मतलब आपका वर्क पीस जो है वो और आपका ऊपर से जो टॉ आर्क का फिलर जो है वो एक दूसरे के बीच में जो गैप बनता है एकदम एकदम कंटिन्यूस रहेगा। अगर 5 mm रखा है तो जितना वेल्डिंग आप फिनिश करते हैं तब तक 5 mm ही रहेगा। अगर आपको बढ़ाना है तो आपके पास रिमोट रहेगा, रिमोट से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। उससे फायदा आपको ये है, ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस है। कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस का मतलब ही ये होता है कि आर्क कांस्टेंट लेंथ, आपका जो लेंथ आर्क का जो कांस्टेंट लेंथ रहेगा वही एक कांस्टेंट नॉट सॉरी कांस्टेंट लेंथ रहेगा। ठीक है, इसमें आपका अप एंड डाउन ऐसा नहीं होता रहेगा। लेकिन एसएडब्ल्यू में ऐसा नहीं है। एसएडब्ल्यू में वेल्डर अपने हाथ से वेल्डिंग मारता है तो साला ऊपर नीचे आगे पीछे, साला कोई आवाज अगल बगल से करेगा, कोई जोर से इंडस्ट्री में आवाज आएगा तो वेल्डर थोड़ा वाइब्रेट होगा। तो उसी की वजह से भी अगर हम यहाँ पे एसएमएडब्ल्यू की बात करें तो वहां पे आर्क लेंथ कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। फ्यू द फ्लक्स इज फीड, देखो यहाँ पे लिखा है फ्लक्स इज फीड फ्रॉम द होपर। अरे यार क्या हो रहा है, ओके। द फ्लक्स इज फीड फ्रॉम द होपर फिक्स्ड टू द वेल्डिंग हेड। वेल्डिंग हेड में ऊपर एक होपर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे होपर भले ही नहीं दिखाया है, यहाँ पे खाली नोजल दिखाया है, लेकिन यहाँ पे बड़ा सा होपर रहेगा जो इसमें हम फ्लक्स पहले से ही डाला रहेगा और धीरे धीरे उसको कैसा रखना है वो नोजल के ऊपर डिपेंड है। नोजल अगर पतला करेंगे तो कम आएगा, नोजल बड़ा करेंगे तो ज्यादा फ्लक्स नीचे गिरेगा। तो उसके ऊपर आपका रिमोट के ऊपर डिपेंड है आपको कितना रखना है फ्लक्स, आपको ज्यादा फ्लक्स रखना है या कम फ्लक्स रखना है वो उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो आपका अलग से एक होपर रहेगा जिसमें से फ्लक्स आता रहेगा। एसएमएडब्ल्यू में ऐसा है कि फ्लक्स ऊपर जो है इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर रहेगा, लेकिन एसएडब्ल्यू में ऐसा नहीं है, उसमें अलग से आपको होपर से देना पड़ेगा। ठीक है, okay. And the tube from the hopper and spread of the flux continuously and elongated mound in front of the arc log in line and intended weld and sufficient depth of the submerged arc completely so that no spatter। यहाँ पे मैं आपको पहले भी बोला कि प्रॉपर तरीके से ढका रहेगा फ्लक्स के ऊपर, फ्लक्स उसके ऊपर ढका रहेगा जहां पे आर्क जनरेट हो रहा है वहां पे, और उसी की वजह से आपको स्पेटर यहाँ पे नहीं आएगा। ये फंडा याद रखिए, स्पेटर नहीं आएगा। ओके, द वेल्ड इज शील्डेड फ्रॉम द एटमोस्फेरिक एंड नो अल्ट्रावायोलेट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन इफेक्ट सो बिलो। मतलब यहाँ पे जो वेल्डिंग है वो शील्डिंग रहेगा, पूरा फ्लक्स से ऊपर ढका रहेगा। उसी की वजह से आपको अल्ट्रावायोलेट या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन जो कांड हो रहा है वैसे कांड यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, ओके। मैं आपको एक चीज जीएमएडब्ल्यू में कल के सेशन में बोलना भूल गया, उसमें भी ये रेडिएशन का थोड़ा बहुत मसला है और ओजोन वहां पे प्रोड्यूस होता है, और ओजोन प्रोड्यूस होने की वजह से आपका जो बॉडी का लंग कैंसर होने का चांस है। वेल्डर को जीएमएडब्ल्यू मिग मैग वेल्डिंग में ओजोन का थोड़ा बहुत कांड होता है, ओजोन वहां पे प्रोड्यूस होता है, और ओजोन प्रोड्यूस होने से वेल्डर को लंग कैंसर का भी मे बी चांस है। ठीक है, इसके लिए आपको जीएमएडब्ल्यू में एकदम टेक केयर करके वेल्डिंग मारना चाहिए। लेकिन एसएडब्ल्यू में आपको कोई भी अल्ट्रावायोलेट या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन यहाँ पे जनरेट नहीं होगा, आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अनमेल्टेड फ्लक्स इज रिक्लेम्ड टू फॉर यूज। अगर यहाँ पे हमने फ्लक्स घुसाया तो ऊपर से फ्लक्स डाला है वो समझो मेल्ट नहीं हुआ, कभी कभी ज्यादा फ्लक्स डाल देते हो मेल्ट नहीं होता है, तो आप उसको लेके दूसरी बार भी यूज करना चाहे तो कर सकते हो। वो आपको कौन बोलेगा, आपका मैन्युफैक्चरर है या फिर एंड यूजर है, उसका जो प्रोसीजर है उसमें लिखा होगा। अगर प्रोसीजर में है कि 2 टाइम यूज करो तो 2 टाइम यूज कर सकते हैं, अगर 1 टाइम यूज करो तो 1 टाइम ही यूज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर का आपको प्रोसीजर देखना है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि आप दूसरी बार भी अगर चाहे तो यूज कर सकते हैं, कुछ चीज मिक्स करके भी वापस यूज कर सकते हैं, करना है तो। ठीक है, द यूज ऑफ पाउडर फ्लक्स, the use of powder flux restricted on the process and flat and horizontal vertical
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेल्डिंग पोजीशन, मतलब आप फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मतलब आपका 2G पोजीशन में ही आप वेल्डिंग मार सकते हैं, उसका ये रिस्ट्रिक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर ओवरहेड में आप वेल्डिंग मारेंगे वहां पे फ्लक्स टिकेगा ही नहीं, उसका कुल्ला वहां पे टिका के नहीं रखेगा, वो नीचे जमीन पे गिर जाएगा गुरुत्वाकर्षण की वजह से। उसी की वजह से हम लोग ये वेल्डिंग प्रोसेस है उसमें ज्यादातर यूज नहीं कर सकते हैं, अब सभी पोजीशन में हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाया है ऑटोमेटिक वायर फीड, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वायर फीड है, ऑटोमेटिकली नीचे गिरता जाएगा, नीचे फिलर आता जाएगा, वो फिलर वो स्पीड स्पिंडल है वो घूमता जाएगा और यहाँ पे फिलर आता जाएगा, वेल्डिंग होता जाएगा। वेल्डिंग कैसे होगा? स्पिंडल के साथ ही करंट हमारा फिक्स है, जैसे ही अगर स्पीड बढ़ा तो आपका करंट बढ़ेगा, अगर स्पीड नहीं है तो आपको फिर कम वो रहेगा। ठीक है, ओके। अभी मैं ये बोलूँ, यहाँ पे पावर सोर्स दिया है, पावर सोर्स डीसी पॉजिटिव, डीसी नेगेटिव और एसी में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली एसएडब्ल्यू वेल्डिंग को हमें डीसी पॉजिटिव में घुसेड़ना है, बाकी सब जो है वो भी डीसी पॉजिटिव में आते हैं एक्सेप्ट खाली जीटीएडब्ल्यू। जीटीएडब्ल्यू है वो एक ऐसा कचरा प्रोसेस है जिसको हम डीसी नेगेटिव में ही घुसाते हैं। ठीक है, आप याद रखिए, बाकी सभी पोजीशन में हम डीसी पॉजिटिव में घुसाते हैं जनरली। ओके, यहाँ पे वेल्डिंग ऐसा होता रहेगा, एकदम स्मूथ वीविंग आता रहेगा, स्मूथ हमको ज्यादा। दैट इज द रिवर्स पोलैरिटी सर, रिवर्स पोलैरिटी। यस सर, रिवर्स पोलैरिटी, यस। ओके, अभी दो टाइप के पोलैरिटी है, पोलैरिटी का बात आया है तो हम बात कर लेते हैं। डीसी पॉजिटिव मतलब रिवर्स पोलैरिटी, डीसी नेगेटिव मतलब सॉरी, एक रिवर्स पोलैरिटी और एक दो पोलैरिटी होता है ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक रिवर्स पोलैरिटी और एक स्ट्रेट पोलैरिटी। ओके, डीसी पॉजिटिव में हम डालते हैं तो वो स्ट्रेट पोलैरिटी हुआ, डीसी नेगेटिव में हम घुसेड़ते हैं तो वो नेगेटिव मतलब रिवर्स पोलैरिटी हुआ। रिवर्स पोलैरिटी में क्या कांड होगा, नीचे से स्टार्ट होगा, नीचे से एक कोई साइकिल है, वो साइकिल में थोड़ा मैं साइकिल अभी दिखा देता हूँ कि पोलैरिटी का बात आया है तो हम थोड़ा बहुत बात कर ही लेते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। देखो, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये ऐसा। तो अगर अगर पॉजिटिव पोलैरिटी है तो सॉरी रिवर्स पोलैरिटी है तो ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, और सॉरी स्ट्रेट पोलैरिटी, ये स्ट्रेट पोलैरिटी में ऐसे ऐसे जाएगा, नॉट ऐसा ऊपर लेकिन ऐसे जाएगा। और रिवर्स पोलैरिटी है तो ऐसे नीचे नीचे ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, और एसी में आपको पता ही है, अगर एसी के मैं बात करूं तो एसी में पहले रिवर्स जाएगा, फिर नेगेटिव में नीचे जाएगा, फिर पॉजिटिव जाएगा, ऐसा करके। ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर एसी है तो वहां पे कैसा होगा, ऐसे करके पहले स्ट्रेट होगा, फिर रिवर्स पोलैरिटी, फिर स्ट्रेट, फिर रिवर्स पोलैरिटी, फिर स्ट्रेट, फिर रिवर्स पोलैरिटी। तो एसी में कांड ये होगा कि आर्क ब्लो प्रॉपर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पहले क्या है, यहाँ से आर्क जनरेट होगा, आर्क जैसे ही जनरेट होगा एक टाइम पे बहुत अच्छा आर्क बन जाएगा, फिर धीरे धीरे आर्क बंद होना स्टार्ट होगा, बंद होना स्टार्ट होगा, एक टाइम पे आर्क बंद हो जाएगा, फिर वापस आर्क स्टार्ट बंद होना जाएगा, मतलब स्टार्ट होगा, फिर एक टाइम पे बहुत अच्छा आर्क जनरेट होगा, उसके बाद फिर प्रॉब्लम होगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे आगे पीछे चलता रहेगा। तो आपका जनरल वेल्डिंग है वो कैसा आएगा कि आर्क जनरेट होता है, फिर धीरे धीरे बंद होता है, फिर धीरे धीरे स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बंद होता है, तो ऐसे अप एंड डाउन चलता रहेगा। लेकिन डीसी पॉजिटिव मतलब स्ट्रेट पोलैरिटी जो है उसमें आपका आर्क एक बार जनरेट हो गया, अला तुल चलते रहो, थोड़ा बहुत कभी प्रॉब्लम आता है लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर आप गैप प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो आपका एकदम शानदार तरीके से वेल्डिंग आगे बढ़ेगा। ओके, अभी हम आगे बात करते हैं, दो टाइप का पोलैरिटी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। Submerged arc welding is noted for its ability of employ high weld current opening of the properties and function of the flux। यहाँ पे आपका हाई करंट प्रोड्यूस होता है, तो आपका करंट कितना प्रोड्यूस होता है जनरली, सच करंट गिव द डीप पेनेट्रेशन एंड हाई डिपोजिशन रेट। जनरली डीसी पॉजिटिव में हम घुसेड़ते हैं तो 1000 एम्पियर तक हम वेल्डिंग मार सकते हैं। यहाँ पे हीट इनपुट में बोला था आपको, एक चैप्टर समझाया था, आई थिंक वो चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। ऐसा करते उसमें मैं समझाया था कि एसएडब्ल्यू में जितना हीट प्रोड्यूस होता है वो 100% हीट प्रोड्यूस होता है, 100% वेल्ड मेटल के अंदर ट्रांसफर होता है। जीटीएडब्ल्यू एंड प्लाज्मा वेल्डिंग का 0.6% ही होता है, बाकी सबके 0.8% होते हैं। वो उस टाइम पे मैं समझाया था, जो लोगों को नहीं है उसको वो चैप्टर करिए तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। ओके,
यहाँ पे करंट ज्यादा है, इसका मतलब ये होगा कि आपका मेल्टिंग ज्यादा हो रहा है। मेल्टिंग ज्यादा हो रहा है तो मेल्टिंग एकदम शानदार होने की वजह से आपका पेनिट्रेशन डेप्थ में जाएगा, और जैसे ही हमारा बेस मेटल के अंदर वो मेल्ट होकर फिलर गिरेगा, फिर वो अंदर फैलेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सुफिशिएंट टेम्परेचर है। तो सुफिशिएंट टेम्परेचर होने की वजह से वो रूट की साइड में वो धसेगा, नीचे धसेगा, और नीचे धसने के कारण उसका पेनिट्रेशन हो एकदम डेप्थ जाएगा। ओके, और हाई डिपोजिशन रेट भी आपका अच्छा मिलेगा। डिपोजिशन रेट है एकदम शानदार मिलेगा, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन इज डीप पेनिट्रेशन। ठीक है, आपका पेनिट्रेशन भी अच्छा मिलेगा, डिपोजिशन भी अच्छा मिलेगा। इन सम एप्लीकेशन क्लेडिंग ऑपरेशन, देखो क्लेडिंग जब जहां पे हम कांड करना है क्लेडिंग का, वहां पे डीसी इलेक्ट्रोड नेगेटिव नीडेड रिड्यूस द पेनिट्रेशन एंड डिल्यूशन। आपको डीसी नेगेटिव में आप घुसाएंगे, कभी कभी ऐसा सिस्टम होता है कि आपको क्लेडिंग करना है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा है कि कोई प्लेट है, उसके ऊपर हमें क्या करना है, हमें ऊपर क्लेडिंग करना है। 3 mm का, 4 mm का एक कार्बन स्टील का प्लेट है, उसके ऊपर स्टेनलेस स्टील का हमको क्लेडिंग करना है, या स्टेनलेस स्टील का प्लेट है उसके ऊपर जिरकोनियम का हमको क्लेडिंग करना है, या फिर स्टेनलेस स्टील का प्लेट है उसके ऊपर हमें कॉपर का क्लेडिंग करना है। तो उसी की वजह से उस टाइम पे हम जनरली डीसी नेगेटिव में घुसाते हैं एसएडब्ल्यू वेल्डिंग को। ओके, द हायर करंट और इन केस ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रोड सिस्टम, देखो आपको बहुत सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा, आप रट्टा मार लो इसको। ओके, हायर करंट जहां पे जरूरत है वहां पे, अदरवाइज मल्टी इलेक्ट्रोड सिस्टम, आपने टेंडम इलेक्ट्रोड का नाम सुना है? टेंडम वेल्डिंग का नाम किसी ने सुना है? टेंडम वेल्डिंग, यस सर, किसी ने सुना है? हेलो, टेंडम वेल्डिंग, हेलो, हेलो सर, कोई तो जवाब दो यार। हेलो, किसी ने सर टेंडम, नहीं। टेंडम वेल्डिंग में क्या होता है? टेंडम वेल्डिंग मतलब ऐसा वेल्डिंग, मेरा एक इंटरव्यू हुआ था रायगढ़ में, बहुत अच्छा कंपनी है, उसमें मुझे सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया टेंडम वेल्डिंग के ऊपर। रेल जो है उसका बीजीएल ऐसा करके कोई कंपनी था, भेल ऐसा करके कोई कंपनी था, हाँ भेल ही था आई थिंक। बहुत टाइम पहले की बात है, आज से बहुत साल पहले की बात है। वहां पे टेंडम वेल्डिंग का मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि टेंडम वेल्डिंग में क्या कांड होता है, टेंडम वेल्डिंग आप एक्सप्लेन करिए। तो आपको ये सब चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हायर करंट जब आपको चाहिए, हायर डिपोजिशन रेट चाहिए, उस टाइम पे मल्टीपल इलेक्ट्रोड सिस्टम हम यूज करते हैं। मल्टीपल इलेक्ट्रोड सिस्टम में क्या होता है हमारा, आपने देखा होगा कि जो लोग एफसीएडब्ल्यू मारते हैं, जो ये लोग एसएडब्ल्यू मारते हैं, उसमें एक ही फिलर है, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 से 4 से 5 से इतने बहुत सारे फिलर होंगे, वो आगे वेल्डिंग मारते जाएंगे, मतलब और डिपोजिशन ज्यादा मिलेगा, और वेल्डिंग प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगा उस टाइम पे। उस टाइम पे की बात है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है, एसी इज ऑफन प्रिफर्ड टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ आर्क ब्लो। तो एसी में जनरली आर्क ब्लो का जो हो प्रॉब्लम हो रहा है वो हम सॉल्व कर सकते हैं व्हेन यूज इन मल्टीपल इलेक्ट्रोड सिस्टम। मल्टीपल इलेक्ट्रोड सिस्टम में क्या होगा, डीसी इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली इज यूज लीड आर्क, और एसी यूज इन टेल आर्क। मतलब क्या हुआ, हमारा 2 फिलर का सिस्टम है, 2 फिलर लगाया हुआ है, 2 फिलर आगे चलेगा, उसमें आगे वाले को डीसी पॉजिटिव में घुसाना है, उसमें आर्क जनरेट होगा एकदम अच्छा, क्योंकि मैं पहले भी बोला वो स्ट्रेट पोलैरिटी है, डीसी पॉजिटिव स्ट्रेट पोलैरिटी, उसमें आर्क ब्लो का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब आर्क बंद हो जाएगा फिर स्टार्ट होगा, बंद हो जाएगा फिर स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ कांड नहीं होता है। उसी की वजह से एसी में क्या होता है, पहले रिवर्स में जाएगा, फिर स्ट्रेट में, फिर रिवर्स स्ट्रेट में, ऐसा करके तो उसमें बंद होगा स्टार्ट होगा, बंद होगा स्टार्ट। भले ही वो सेकंड का बहुत अलग टाइप है, 1 सेकंड में ये बहुत बार हो जाओ, 60 या 180 या 120 तक ऐसा होता है, ठीक है। हमको दिखेगा भी नहीं कि आर्क बंद कब हुआ स्टार्ट कब हुआ, लेकिन ऐसा आता है, ठीक है। आप अगर इसको अगर स्लो कैमरे से, अच्छा सा रिजोल्यूशन वाला कैमरे से आप देखेंगे तो आपको ये सब चीज समझ में आएगा। ये मटेरियल साइंस मेटलर्जी का मेथड है, तो आपको ये थोड़ा एज्यूम भी करना पड़ेगा अगर समझ में नहीं आता है तो। ओके,
डीसी पॉजिटिव का एक फिलर है, उसको हम, वो एक नोजल है, उसको हम आगे घुसाते हैं, इसके पीछे एसी को घुसाते हैं, ताकि डीसी पॉजिटिव में कंटिन्यूस आर्क जनरेट होता रहेगा और एसी में आर्क बंद होगा स्टार्ट होगा, बंद होगा स्टार्ट होगा, ऐसा प्रॉब्लम है। लेकिन जो डीसी है वो ऑलरेडी उसमें आर्क जनरेट ही होता रहेगा, तो एसी में उसको सपोर्ट करेगा कि जैसे ही बंद होगा तो एसी का थोड़ा बहुत सपोर्ट, डीसी का थोड़ा बहुत सपोर्ट ले लेगा, एसी जो है वो डीसी का सपोर्ट ले लेगा, मतलब आगे पीछे चलता रहेगा वेल्डिंग और आपका डिपोजिशन अच्छा आएगा। अगर डीसी का जो फिलर है उसका 4 डाया का फिलर है, तो पीछे हम एसी का भी 3 डाया या 4 डाया या फिर हम 2 डाया का इलेक्ट्रोड या फिलर सॉरी नॉट इलेक्ट्रोड, इट्स फिलर हम यूज करके आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हमको ह्यूज प्रोडक्शन मिलेगा। पहले क्या था, हम एक ही इलेक्ट्रोड घुसाते थे, एक ही फिलर घुसाते थे, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ही नोजल है। लेकिन अगर टेंडम वेल्डिंग है तो उसमें 2 से 3 से 4 से 5 बहुत सारे, आपको जितना भी टेंडम, जितना भी चाहिए इतना नोजल उसमें रखिए, उसका सेम वेल्डिंग पोजीशन में एक डायरेक्शन में रखिए, वेल्डिंग चलता रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेंडम का ये क्वेश्चन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो आपको ये सब चीज याद रखना है। हाईलाइट किया है, आप रट्टा मार लो, नहीं भी पता होता है तब भी रट्टा मार लो कैसे भी, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा। ओके, ये टेंडम में किसी को डेप्थ में जाना है और तो बोलिए, तो हम और टेंडम में डेप्थ जाते हैं, क्योंकि जनरली आपका 10 साल के अबव एक्सपीरियंस है, आप वेल्डिंग इंस्पेक्शन में कोई भी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आपको मोस्टली 70% चांस है आपको टेंडम वेल्डिंग का क्वेश्चन पूछा जाने का। तो आपको ये सब चीज करना ही है, भले ही आप एग्जाम में पास हो या ना हो एक अलग मैटर, लेकिन इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सर किसी हेलो। को, यस सर। हाँ सर, और थोड़ा डिटेल में कुछ ओके इंफॉर्मेशन रहेगा तो बताइए। ओके, टेंडम वेल्डिंग में ये होता है, जनरली क्या होता है कि हमारा वेल्डिंग जो है हमें ज्यादा चाहिए, जैसे कि पैनल वेल्डिंग है हमारा, जैसे कि स्ट्रिप वेल्डिंग है, वहां पे हमें वेल्डिंग भी ज्यादा चाहिए, हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी अच्छा सा मिलना चाहिए, तो उसके लिए आपको टेंडम वेल्डिंग प्रोसेस अप्रूव्ड करवाना पड़ेगा, टेंडम वेल्डिंग प्रोसेस का पीक्यूआर बनाना पड़ेगा। अगर वो पीक्यूआर आपका अप्रूव है तो आप डब्ल्यूपीएस में उसको कन्वर्ट करिए, डब्ल्यूपीएस में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ओके, टेंडम वेल्डिंग में हम लोग टेंडम यूज क्यों करते हैं? हम लोग टेंडम इसके लिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है, डिपोजिशन है, देखो वेल्डिंग का क्वालिटी तो एकदम शानदार है ही, वेल्डिंग का क्वालिटी में हमें कोई क्वेश्चन नहीं है उसके बारे में, जैसे जीटीडब्ल्यू का है उससे थोड़ा कम, लेकिन वैसा ही यहाँ पे एसएडब्ल्यू का वेल्डिंग एकदम स्मूथ है, इसमें स्पैटर नहीं आएगा, आपको कोई मसला नहीं है, कोई कांड नहीं हो सकता है, अच्छा सा वेल्डिंग आएगा। लेकिन अगर आपको और डिपोजिशन चाहिए, डिपोजिशन का तो कोई लिमिट नहीं है ना भाई, प्रोडक्शन में तो कोई लिमिट नहीं है ना। एक प्रेशर वेसल का प्लेट आ जाता है तो मे बी 5 से 10 दिन में आप प्रेशर वेसल प्रिपेयर भी कर देते हैं। कभी कभी मैनेजर आपके ऊपर पूरा 24 घंटे काम करो ऐसा बोलेगा तो एक दिन में भी आप तैयार कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो किस में, एसएडब्ल्यू में पॉसिबल है, सॉरी एसएमएडब्ल्यू में पॉसिबल है प्रोडक्शन, नहीं पॉसिबल है। जीटीएडब्ल्यू में तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, जीएमएडब्ल्यू में पॉसिबल है, लेकिन उसमें सारा हमारा प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से नहीं डिवाइड होगा, प्रॉपर्टी हमको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा पीक्यूआर में। तो हमारे पास कौन सा बचा, एफसीएडब्ल्यू बचा, तो एफसीएडब्ल्यू में स्पेटर आता है, साला पिन होल आता है, पोरोसिटी बहु कांड हो जाता है, उसी की वजह से वो भी यूज नहीं करते। तो अच्छा वेल्डिंग प्रोसेस कौन बचा, तो एसएडब्ल्यू। तो एसएडब्ल्यू में आप टेंडम वेल्डिंग यूज करके आप प्रोडक्शन आपका ज्यादा ले सकते हैं। प्रोडक्शन आप क्या ज्यादा, कैसे ज्यादा लेंगे, समझो आपको 1 घंटे में 10 किलो केजी आपका फिलर जो है वो मेल्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आप खाली एक ही यहाँ पे नोजल रखेंगे और एक ही नोजल में से फिलर आता रहेगा, यहाँ पे फिलर जो है वो यहाँ पे एक ही जगह से आएगा, तो आप कितना भी स्पीड बढ़ा लो, कितना भी करंट कर लो, कुछ घंटा भी इतना आपको प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा तीसरा ऐसा नोजल ऐसे साइड में एंगल पे या फिर कुछ भी आपको बगल में या उसके जस्ट पीछे ऐसा करके एक और नोजल फिट कर दो, 2 से 3 और नोजल फिट कर दो, और वो भी डिपोजिशन करेगा, उसमें से भी फिलर रहेगा, उसमें भी फीडर रहेगा, उसका भी स्पूल अलग से रहेगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही वेल्डिंग चालू करेंगे एक का हीट का जो इफेक्ट है वो उसके पीछे का वाले को इफेक्ट पड़ेगा, भले ही एसी में थोड़ा कम हीट प्रोड्यूस होता है उस, लेकिन अगर डीसी पॉजिटिव है वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर देता है, तो उसके ही पीछे जस्ट एसी का आपका फिलर है, तो वो एसी का फिलर को भी ज्यादा हीट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आर्क ब्लो का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आर्क एसी में आर्क ब्लो का कांड हो रहा है, अगर समझो बंद भी हो गया, फिर भी यहाँ पे डीसी पॉजिटिव का इतना टेम्परेचर है कि एसी का फिलर को पिघला सके, तो उसी की वजह से 2 से
से 3 से 4 से जनरली आप जितना भी आप फिलर रखना चाहते हैं एज पर PQR एज पर WPS आप रख के आगे आप डिपोजिशन ले सकते हैं। ओके, मैं आपको ऐसा बोलूं कि 100 mm का थिकनेस है और 100 mm का ग्रूव बनाया है, उसमें आपको 3 से 4 झटके में पूरा फिनिश करना है वेल्डिंग, तो आप एक सिंगल प्रोसेस जो है DC पॉजिटिव में घुसा के एक ही से खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए आपको टेंडम वेल्डिंग यूज करना पड़ेगा। टेंडम वेल्डिंग में 3 से 4 आप फिलर दे दो और धड़ाधड़ वेल्डिंग मारो, साला एक ही घंटे में पूरा क्लास खत्म। समझ रहे हैं ना? ऐसा तो इसी की वजह से टेंडम वेल्डिंग जनरली रेल लाइन में ज्यादा यूज होता है, तो आपको टेंडम वेल्डिंग समझना चाहिए। टेंडम वेल्डिंग में आपका वेल्डिंग जो है वो पेनेट्रेशन DC पॉजिटिव थोड़ा पेनेट्रेशन लाएगा, लेकिन ऊपर से पीछे की साइड AC उसमें क्या होता है, देखो पॉजिटिव में हम घुसाएंगे DC पॉजिटिव में तो पेनेट्रेशन ज्यादा लाएगा, लेकिन उसका आगे का ऊपर का व्यू जो है वो कम रहेगा, लेकिन उसके पीछे जस्ट AC है तो AC क्या करेगा, यहाँ पे उसका वीविंग जो है वो ज्यादा बढ़ाएगा और फिलर को ऐड करेगा और डिपोजिशन करेगा, उसी की वजह से आपको ज्यादा डिपोजिशन मिलेगा। ओके, आई थिंक अभी ये आपको समझ में आ गया और मैं आगे बढ़ूं सर? तो हाँ सर। सर ओके। यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ सर, ये एक और चीज जानना था कि हाँ सर। पहला रोड आपका DC का जलेगा हाँ, और उसके बाद पीछे AC का जलेगा, ऐसा बोल रहे हो आप? यहाँ पे ऐसा ही लिखा है, AC is often preferred to avoid the arc blow when used in multiple electrode system. DC electrode positive is used in lead arc. लीड मतलब एक हमारा लीडर होता है, लीडर मतलब आगे बढ़ने वाला, तो वो आगे रहेगा। एंड AC used for ट्रेल आर्क, ट्रेल आर्क मतलब पीछे रहेगा, ट्रेल में रहेगा। ठीक है, ओके एकदम सिंपल है सर। अगर समझो, ओके। और यस सर, अगर समझो AC यहाँ पे आगे है तो कांड क्या होगा? कांड ये होगा कि अगर आपके आगे AC है तो AC क्या करेगा, आर्क ब्लो का उसमें प्रॉब्लम है तो वो आधा जलेगा आधा नहीं जलेगा, वो लेक ऑफ फ्यूजन का भी मे बी चांस है AC में, तो वो सब चीज का मसला रहेगा। और प्रॉपर तरीके से AC को खुद खुद जो गब्बर आगे बढ़ रहा है उसको कैसा होना चाहिए, जनरली ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन AC में ऐसा ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। उसी की वजह से AC को आगे रखने का कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। उसी की वजह से DC पॉजिटिव को ही आगे रखा जाता है या फिर DC नेगेटिव को ही आगे रखा जाता है, उसके बाद में उसके पीछे AC को रखा जाता है। सर, इसका डिस्टोर्शन बहुत ज्यादा नहीं है, यदि हायर थिकनेस है तो ही ये यूज होगा ना? हाँ, हायर थिकनेस है तभी यूज होगा, वरना तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, डिस्टोर्शन की वजह से मटेरियल की तो बैंड हाँ बच ये जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। फ्लक्स। यहाँ पे हीट इनपुट जो है वो बहुत ज्यादा जनरेट होता है। ठीक है, DC पॉजिटिव खुद का तो हीट इनपुट जनरेट करता ही है, ऊपर से पीछे की साइड से AC आ रहा है तो वो भी जनरेट करेगा बहुत सारा हीट इनपुट, उसकी वजह से मटेरियल की तो बैंड बच जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मटेरियल का थिकनेस ज्यादा है, मटेरियल का प्रॉपर हम कवर कर सकते हैं, प्रॉपर उसको पकड़ के रख सकते हैं, मतलब प्रॉपर हम डिस्टोर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो एकदम अच्छा है टेंडम वेल्डिंग। टेंडम वेल्डिंग इज द बेस्ट वेल्डिंग फॉर डिपोजिशन। यस ओके। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं टेंडम वेल्डिंग। विशाल सर, यस सर। सर इसका कुछ ड्राइंग है आपके पास तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये फिलर इधर उधर यूज हो रहे हैं बोल के? एक मिनट में थोड़ा आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो तो दिखाएगा तो आपको, देखो टेंडम वेल्डिंग आपको याद रखना ही है, कुछ भी हो जाए आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप ऐसा सोचेंगे कि अभी वो करवा रहा है बाद में हम उसका रिकॉर्डिंग ले लेंगे तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जब जो टाइम पे करो उस टाइम पे कर लो मेरे भाई, कोई सिखाने वाला नहीं है ऐसा, क्योंकि टेंडम वेल्डिंग आपको हाथ पकड़ के कोई नहीं सिखाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कर लो, अभी टाइम है, थोड़ा बहुत रुकिए, मैं आपको टेंडम वेल्डिंग दिखा देता हूँ। ये मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, टेंडम वेल्डिंग सीखना बहुत जरूरी है। ओके, किसी ने टेंडम वेल्डिंग देखा है ऑन जॉब पे? सर, किसी ने देखा है? No, sir, I have not seen. SAW टेंडम
वेल्डिंग, ठीक है। ये साला नेट तो बहुत पुअर है, लेकिन फिर भी चलेगा, देखते हैं। मैं इमेज निकालता हूँ तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये टैंडम वेल्डिंग है, बहुत अच्छा प्रोसेस है और अच्छे से वेल्डिंग भी होता है और प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है। धड़ाक से वेल्डिंग ख़त्म कर देंगे वो साला, वरना क्या होता है, हम वेल्डिंग भरते रहो पूरा दिन भर। थिकनेस के ऊपर यूज करते हैं टैंडम वेल्डिंग। हाँ, ज़्यादा थिकनेस है ना, वहाँ पे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। देख रहे हैं मीन्स कौन सा फिगर निकालो? टैंडम वेल्डिंग, टैंडम वेल्डिंग अभी एक अच्छा सा किसी ने दिखाया था, 10 DAM आएगा ना, टैंडम वेल्डिंग। ओके ओके, यस, आपको ये फिगर से समझ में थोड़ा ज़्यादा आएगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे ये फिगर, ये देख रहे हैं, दो फिलर है, एक आगे वाला है एक पीछे वाला है। आगे वाला ज़्यादा हीट जनरेट करेगा और पीछे वाले को फायदा होगा। देख रहे हैं आप, दोनों फिलर से दोनों फिलर डिपॉजिट होगा। तो पहले देखिए यहाँ पे थिकनेस का भी आपका फर्क है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे थोड़ा कम थिकनेस में डिपोजिशन हुआ है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिपोजिशन हुआ। देख रहे हैं सर? कोई आंसर दे दो सर। यस सर। बराबर है सर। देखिए ये भी टैंडम वेल्डिंग है, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे भी नीचे लिखा है देखो, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी विथ सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, यहाँ पे भी ऐसा क्लियर लिखा है। टैंडम वेल्डिंग आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, बहुत। ऐसा वेल्डिंग होगा, मैं आपको एक जस्ट ऐसा, ठीक है, आगे भी लकड़ी पीछे भी लकड़ी ऐसा ठीक है। तो ये टैंडम सर वेल्डिंग इसमें है। फ्लक्स होता है ना? यस, फ्लक्स आपको बाहर से डालना पड़ेगा, ये सब फ्लक्स अगर नहीं डालेंगे। मेरे पास अभी, मैं थर्मेक्स लिमिटेड में था तो उस टाइम पे मैं वीडियो अगर आप होते तो मैं बनाता। यहाँ पे देख रहे 3 टैंडम वेल्डिंग है, एक दो टैंडम वेल्डिंग चल रहा है यहाँ पे। और ये जो है, ये जो लाइन उसमें से फ्लक्स घुसेड़ रहा है, तो फ्लक्स दोनों का फ्लक्स एक ही नोजल से आप फ्लक्स अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 फ्लक्स जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एक ही नोजल में अगर फ्लक्स का क्वांटिटी बढ़ा दो तो आपका ज्यादा अच्छा चलेगा। तो ऐसा ही टैंडम वेल्डिंग होता है। टैंडम वेल्डिंग के वजह मैं एक आई थिंक स्लाइड किया था, बहुत टाइम पहले की बात है, अभी तो नहीं, लेकिन बहुत टाइम पहले मैं किया था। उस टाइम पे मैं ये सब चीज समझाया था, करीबन 1 ईयर पहले की बात है। लेकिन फिर भी मैं टैंडम वेल्डिंग अच्छा सा और आपको समझ में आए ना वैसा दिखा देता हूँ। अभी आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया ना टैंडम वेल्डिंग का? यस सर। यस यस। तो ठीक है, हम सर रेगुलर सेशन स्टार्ट करते हैं। यस सर, यस सर। सर मैक्सिमम कितने नोजल यूज कर सकते हैं? वो आपका एट वन पी क्यू टाइम। आर के ऊपर, आपका पी क्यू आर में जितना भी आप नोजल यूज करना चाहते हैं उतना करिए, लेकिन उसका प्रॉपर्टी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो पास हो जाना चाहिए। अगर आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी पास नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे नोजल यूज किया है, देख रहे हैं आप, बहुत सारी है। तो ये आपको कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। जनरली मैंने आज तक 4 नोजल यूज करके किया है, 4 से ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको 4 से ज्यादा का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने 4 नोजल यूज किया है, ठीक है। तो 4 नोजल से मैंने वेल्डिंग मारा है। चारों का मैं डाया भी बोल देता हूँ, एक का डाया 3.2 ऐसा कुछ था और बाकी का सबका 2-2 ऐसा करके था। देख रहे हैं यहाँ पे जो लोग LNT में है, LNT में जो लोग है वो भी ज्यादातर काम रहता है, तो वो अगर टाइम है तो उसका आप विजिट करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे टैंडम वेल्डिंग दिखाया। ओके, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। अभी हम रेगुलर सेशन स्टार्ट करते हैं। यस सर। सर टेंडम वेल्ड में 2 नोजल के बीच में मैक्सिमम जितना गैप होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? क्या हुआ सर? 2 नोजल मैक्सिमम 2 नोजल के बीच में कितना गैप होना चाहिए मैक्सिमम? हाँ, ऐसा वो कुछ है आपका इसमें प्रोसीजर में है। टेंडम वेल्ड में? हाँ, यस यस, उसका रहता है। उसका गैप कितना रखना है कितना नहीं रखना है वो आपको एसेंशियल एंड सप्लीमेंट्री वेरिएबल में जाके देखना है। हमारा सेक्शन 9 उसका आर्टिकल जो 2 है उसमें आपको जाके देखना है कि ताकि क्या है, ठीक है।
उसमें आप कितना रखते हैं कितना नहीं रखते हैं, वो वहां पे ये सब चीज जब आप PQR क्वालिफाई करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। ये जिग्नेश पटेल ने लिखा है 20 mm से 100 mm के बीच में गैप रखना चाहिए, तो वो भी ठीक है। वो आपका PQR में देखो, अगर आप ज्यादा नजदीक रखेंगे, मैं आपको एक सिंपल बोलता हूँ कि चलो आपने दो नोजल को एक साथ में कुल्ला दोनों का टिका दिया, एक दोनों को टका दिया, ठीक है, एक दोनों को साथ में रख दिया, तो क्या कांड होगा? कांड ये होगा आपका हीट जो है वो एकदम बहुत हाई हीट जनरेट होगा। हाई हीट इनपुट लो टफनेस, लो हीट इनपुट हाई हार्डनेस, आपका मटेरियल के हार्डनेस के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। इसी की वजह से जनरली उसमें गैप रखते हैं लोग। क्यों? क्योंकि थोड़ा एक हीटिंग ज्यादा जनरेट कर रहा है, उसके पीछे थोड़ा अगर 50 mm का या 80 mm का गैप रखेंगे तो फायदा आपको ये है कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर वो पीछे थोड़ा और गर्म हो जाएगा, तो आपको ज्यादातर आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो आपको ये सब चीज याद रखना है। ओके, मैं जो हाईलाइट किया है वो आपको रट्टा मारना है, ठीक है, समझ में नहीं आया तब भी आपको रट्टा मार देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर सभी का डाई एक रख सकते हैं? यस सर, क्या बोल रहे हैं सर आप? हेलो, सभी का डाई एक जैसे रखेंगे हम या तो रख क्या सकते हैं, इफेक्ट होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रख सकते हैं, सब रख सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए आगे वाला जो है उसका ज्यादा डाया रखना चाहिए और पीछे वाले का कम डाया रखेंगे तो चलेगा। लेकिन आप ऐसा करेंगे कि आगे वाले का कम डाया रखेंगे, पीछे वाले का ज्यादा डाया रखेंगे, तो प्रॉब्लम ये हो सकता है पीछे वाला जो है वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाएगा, लेक ऑफ फ्यूजन आने का चांस है। तो आपको वो भी एक देखना है कि वो आपका रिपेयर में ना आए। तो इसके लिए जनरल हम लोग क्या करते हैं, मैंने जितना वेल्डिंग मारा है, मैंने काम किया है, उसमें मैं आगे वाला जो था उसको जो अपवर्ड आगे जो चलने वाला उसको मैं ज्यादा डाया रखता था, पीछे वाले को मैं कम डाया रखता था। वो एज पर डिपेंड ऑन योर PQR, एज पर डिपेंड ऑन योर एसेंशियल सप्लीमेंट्री वेरिएबल, ठीक है। और ये सक्सेसफुल मेथड है, ठीक है, ऐसा आप सोचिए मत कि वो फेल मेथड है, ऐसा नहीं है, ये सक्सेसफुल मेथड है। इसी की वजह से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो मैं आपको बात नहीं, मैंने ऐसे बहुत सारे वेल्डिंग का मैं काम किया है कि हम लोग उसमें सक्सेस नहीं गए हैं। हमने ऐसा सोच के काम किया है कि चलो ऐसा करते हैं क्या इफेक्ट होता है, वैसा भी हमने काम किया, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं गए हैं। इसके लिए मैं ये सब चीज नहीं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन जितना सक्सेस गए हैं उसका मैं बात कर रहा हूँ कि टैंडम वेल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सक्सेस जा सकते हैं। यस सर, यस सर। सर वो सामने वो जो करंट का बोला ना सर, सामने AC जाएगा और पीछे से DC का, उसका बारे में थोड़ा बोलिए ना सर। उसके बारे में मैं बोला सर कि आगे जो है वो दो वायर रहता है, ठीक है, आगे वाले को DC पॉजिटिव में घुसेड़िए, पीछे वाले को AC में घुसेड़िए। आपका मशीन दो रहेगा, ठीक है, क्योंकि दो मशीन है ना आपके पास, एक मशीन से तो दोनों चलेगा नहीं, एक का, हाँ मशीन आपका अलग अलग रहेगा सर, ठीक है, मशीन आपका, क्योंकि दोनों में आपको स्पिंडल घुसेड़ना पड़ेगा ना। एक स्पिंडल का स्पीड जो है वो भी आप कितना रखेंगे वो एक मशीन के ऊपर है, दूसरा मशीन का कितना स्पीड रखना है वो दूसरे मशीन के ऊपर डिपेंड है। तो मशीन आपका दो रहेगा, आप ये याद रखिए। हाँ, अभी लेटेस्ट एक मशीन से भी अभी इनोवेशन हुआ है, लेकिन वो भी इतना सक्सेसफुल आई डोंट नो गया कि नहीं गया, मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग तो ऐसा करते थे, दो मशीन रखते थे, एक में AC का, एक का टॉर्च हम AC में घुसेड़ते थे, एक का टॉर्च हम DC पॉजिटिव में घुसेड़ते थे, ठीक है। तो ऐसा करके हमने काम किया है, तो वही मैं आपको प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। बाकी का मुझे ज्यादा इसके बारे में, अगर आप ये सोचेंगे हमने तो एक मशीन में काम किया है टेंडन वेल्डिंग, तो हो सकता है भाई, इसका ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। टेंडम वेल्डिंग में सिंगल मशीन से भी हो सकता है, लेकिन वो फिर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा आपका कंप्यूटर में अरेंजमेंट करना, आपका कंप्यूटर में एक मशीन का इतना, इसका अलग कंप्यूटर, उसका अलग कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर दोनों का स्पीड अलग, वायर फीड स्पीड अलग, क्योंकि डाया अगर छोटा मोटा बड़ा रहेगा, एक में डाया बड़ा है तो इसका स्पीड भी अलग रहेगा, एक का डाया छोटा है तो उसका स्पीड भी अलग रहेगा, एक का रोलिंग ज्यादा रहेगा, एक का रोलिंग कम रहेगा, एक को हम AC में घुसेड़ना है तो उसका करंट अलग रहेगा, एक को DC में घुसेड़ना है तो उसका करंट अलग रहेगा। तो आपको मशीन ऑब्वियसली दो यूज करना ही पड़ेगा। अगर सिंगल मशीन में आप यूज करना चाहते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, और कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसी की वजह से आपको दो मशीन अगल बगल चिपकाओ, अगल बगल में रखो, एक मशीन में AC में आपका टॉर्च घुसाओ, एक मशीन का DC का टॉर्च घुसाओ, दोनों का अर्थिंग केबल भी लगाओ और दोनों लगे रहो मुन्ना भाई जैसे, आगे बढ़ते रहो। ओके, आई थिंक अभी टेंडम में मुझे अभी डेप्थ जाने का जरूरत नहीं है,
फिर भी आप चाहेंगे तो और में डेप्थ जाएगा, लेकिन उसके लिए भी मुझे भी टाइम चाहिए। मैं वीडियो आपको दिखाएगा, मेरे पास तो अभी वीडियो नहीं अवेलेबल है, लेकिन 10-15 दिन में मैं वीडियो ऐसा है तो कंपनी में जाएगा, टेंडम वेल्डिंग जहाँ पे हो रहा है उसका वीडियो बनाएगा और आपको सेंड करेगा, ठीक है। यस सर, सोनू सर। टैंडम वेल्डिंग जैसे मटेरियल की थिकनेस के हिसाब से हम चूज कर सकते हैं ना, जैसे अगर कोई मटेरियल में हमें 2 रन में वेल्डिंग चाहिए, 3 रन में वेल्डिंग चाहिए, तो हमें 3 मल्टीपल नोजल लगा सकते हो। हाँ लगा सकते हैं, आपका कितना थिकनेस के ऊपर। समझो मैं आपको ये बोलूं कि 100 mm का थिकनेस है, उसमें आप सिंगल SAW से वेल्डिंग मारते रहेंगे, आपका डाया बहुत बड़ा है, समझो 6 मीटर का डाया है, वो पूरा रोलर के ऊपर घूम रहा है, 100 mm थिकनेस है, तो आप कितना फिनिश करेंगे, कितना साला 3-4 दिन चलता रहेगा वेल्डिंग, समझ रहे हैं ना। आपको फिर वो हीटिंग करना पड़ेगा, नीचे बर्नर फिटअप करना पड़ेगा या कॉइल फिटअप करने का पूरा अरेंजमेंट, आपकी तो बम्बू फिट हो जाएगी। अगर वहां पे टेंडम वेल्डिंग यूज करते हैं तो फायदा आपको ये है, एक ही दिन में या आधे शिफ्ट में खलास काम, आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और जो 4 दिन में होने वाला काम था वो एक ही दिन में आपने फिनिश कर दिया, वो भी हो सकता है आपके लिए अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको PQR फिर क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप बिना PQR क्वालिफाई किए आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि दोनों में हीट प्रोड्यूस होता है, दोनों का हीट का इफेक्ट होता है हमारा हार्डनेस के ऊपर, टेंसाइल के ऊपर, टफनेस प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, इसी की वजह से। ओके, अभी दूसरी बात, आपका थिकनेस कम है, चलो 10 mm का थिकनेस है, तो आप जानबूझ के भाई क्यों वहां पे टेंडम यूज करेंगे, आपको जरूरत ही नहीं है। आप SAW यूज करिए, वहां पे सिंगल वेल्डिंग वाला यूज करिए, सिंगल वेल्डिंग से फटाक से 2 से 3 रन मारिए तो हो गया आपका काम तमाम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन मटेरियल थिकनेस, आपका मटेरियल थिकनेस कितना है उसके हिसाब से आपको टेंडम वेल्डिंग सिलेक्ट करना चाहिए। टेंडम वेल्डिंग सिलेक्ट करने से पहले तो आपको, आपकी कंपनी में आप ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसा विकसाए, हम ऐसा हमारी कंपनी में इम्प्लीमेंटेशन करें, बेफिक्र कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अरेंजमेंट करना आपकी कंपनी फिर आपको सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। इंडिया में तो बहुत मसला है ही, आपको तो पता ही है कि आपको सपोर्ट ही नहीं करता जनरली। भाई जैसा चलता है भाई चलने देना, आया बहुत बड़ा इनोवेशन वाला है यार, वेल्डिंग का बहुत डेंजर है, जैसा कर तू, जैसा काम करता है वैसा ही कर, आपको ऐसा भी बोल सकता है। तो डिपेंड ऑन आपका कंपनी, डिपेंड ऑन योर कंपनी का इनोवेशन कैसा करना है, डिपेंड आपका मैनेजर जो कैसा है उसके ऊपर आप डिपेंड है कि आप इनोवेशन उसमें डालना चाहते हैं। इनोवेशन तो वैसा नहीं है, लेकिन अगर आपकी कंपनी फर्स्ट टाइम कर रहा है तो इनोवेशन ही बोल सकते हैं ना। आपकी कंपनी फर्स्ट टाइम कर रहा है ऐसा कि प्रोडक्शन ज्यादा लाने के चक्कर में आप ऐसा कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके, तो हम आगे बढ़ सकते हैं आई थिंक। ओके, difficulties sometimes arise to ensure the conformity of the weld with the predetermined line owing एंड ऑब्स्टेकल इफेक्ट ऑन द फ्लक्स। तो फ्लक्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है टेंडम वेल्डिंग में, क्योंकि फ्लक्स आपको ज्यादा करना है, इसके लिए आपका होपर में ज्यादा फ्लक्स डालना पड़ेगा, आपका जो नोजल है वो भी बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ज्यादा फ्लक्स चाहिए, आपको डबल फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा, वरना आपको नोजल का 2 पार्ट करना पड़ेगा, जहां पे गिर रहा है ना वहां पे नोजल पे आपको 2, तो एक टेंडन में जाएगा, दूसरा फ्लक्स में जाएगा। ज्यादा बेहतर ऐसा जरूरत नहीं पड़ता है, आप ऐसा ही सेटअप करिए कि एक ही नोजल से सब हो जाए। ओके, वेयर पॉसिबल a guide will run in the joint preparation and positional in front of the weld head और flux hopper, तो आप उसके हिसाब से गाइड व्हील को अरेंज करिए। ओके, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग इज वाइडली यूज्ड इन फैब्रिकेशन शिप। देखो, शिप बिल्डिंग में जनरली SAW ज्यादा यूज होता है, प्रेशर वेसल में ज्यादा यूज होता है, पाइपलाइन में ज्यादा यूज होता है, रेल कैरियर में ज्यादा यूज होता है। एनीवेयर द लॉन्ग वेल्डिंग आर रिक्वायर्ड, लॉन्ग वेल्डिंग मतलब एकदम लंबा वेल्डिंग मारना है, वहां पे आपको टेंडम वेल्डिंग का भी जरूरत पड़ता है, और जनरली आपका जनरल SAW वेल्डिंग है वैसा भी जरूरत पड़ता है, तो आप कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन थिकनेस 1.5 अपवर्ड। ओके, यहाँ पे ये लिखा है, यस सर, शशि सर, यस शशि सर। ओके, आपको 1.5 mm से अबव थिकनेस का कोई भी थिकनेस है आप वेल्डिंग मार सकते हैं। यहाँ पे 1.5 क्यों लिखा है, क्योंकि यार बक्का पड़ जाएगा पूरा। अगर 1.5 के अंदर भी आप SAW यूज करने लगे तो उसका ऑलरेडी हीट इनपुट ज्यादा है। मैंने पहले भी बोला कि 1000 उसका एम्पियर जनरेट होता है। हम लोग SAW में वेल्डिंग मारते हैं 250 या फिर 200 या 180 ऐसा करके होता है करंट, लेकिन SAW में 1000 एम्पियर प्रोड्यूस होता है। 1000 एम्पियर मतलब बहुत हीट इनपुट, बहुत हीट इनपुट का मतलब यहाँ पे पंचर कर देगा
देगा, पूरा मैटर को तो बैंड बजा देगा, पिघाल देगा, ठीक है। इसी की वजह से यहाँ पे 1.5 mm से अबव आप मार सकते हैं, 1.5 के नीचे आप नहीं मार सकते। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग ऐसा करते हैं, SAW का एक वेल्डिंग मशीन लेते हैं, उससे हम रूट मार देते हैं, पहले रूट या हॉट पास पहले मार देते हैं, बाद में हम SAW वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं, बाद में उसका बैक चिप करते हैं, फिर बाद में वेल्डिंग मारते हैं। जो लोग प्रेशर वेसल में काम किया उसको ज्यादा आइडिया है। ओके, material joining, material welding is carbon steel, welding is carbon steel, welding low alloy steel and fine grained and deep resisting and welding stainless steel और निकल alloy बेस alloy में भी काम कर सकते हैं। क्लेडिंग में जहाँ पे काम करना है, जहाँ पे wear resistant, corrosion resistant हो रहा है, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट लाना है तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं। फ्लक्स, टाइप ऑफ फ्लक्स, यहाँ पे हमारे दो टाइप के फ्लक्स है, एक हमारा फ्यूज्ड फ्लक्स, दूसरा हमारा एग्लोमरेटेड फ्लक्स। और अगर फ्यूज्ड फ्लक्स और एग्लोमरेटेड फ्लक्स की बात करें तो उसमें भी आपका एसिडिक, नाइट्रिक, बेसिक एंड हाई बेसिक ऐसा यूज होता है, लेकिन हम लोग अभी हमारा जनरल लाइफ में हम जो यूज कर रहे हैं वो एग्लोमरेटेड फ्लक्स ज्यादा यूज करते हैं। एग्लोमरेटेड फ्लक्स एकदम अच्छा है, शानदार है, 5 स्टार है, आपको उसको 2 बार भी यूज कर सकते हैं। फ्यूज्ड फ्लक्स को भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ्यूज्ड फ्लक्स उसका जो बनाने का तरीका है वो थोड़ा डेंजर है, वो थोड़ा टफ है, ठीक है। इसके लिए हम फ्यूज्ड फ्लक्स कम यूज करते हैं, तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, फ्लक्स में डिफाइन अ ग्रेन्युलर मिनरल एंड कंपाउंड मिक्सचर एंड वेरियस फॉर्मुलेशन में होता है। वेल्डिंग कैरेक्टरिस्टिक मोर स्टेबल आर्क, अगर आप एसिड फ्लक्स यूज करेंगे तो आपका स्टेबल आर्क अच्छा मिलेगा। इम्प्रूव्ड वेल्ड अपीयरेंस, वेल्डिंग अपीयरेंस आपको ज्यादा अच्छा है तो आप एसिड वाला फ्लक्स यूज करिए। इजियर स्लैग रिमूवल भी एसिड और न्यूट्रल फ्लक्स है वो भी अच्छा है। हायर वेल्डिंग स्पीड, आपको वेल्डिंग स्पीड भी मिलेगा ज्यादा। लेकिन अगर वेल्डिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हाई बेसिक है उसमें आपको अच्छा प्रॉपर्टी मिलेगा। बेसिक वाला फ्लक्स यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा और अच्छा, मतलब उसमें भी अच्छा मिलेगा, लेकिन एसिड वाला फ्लक्स है उसमें यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ वो सब चीज आपको मिलने का बहुत कम चांस है। ओके, अभी ये फ्यूज्ड फ्लक्स, एग्लोमरेटेड फ्लक्स कैसे काम करता है उसका थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। पहले फ्यूज्ड फ्लक्स वैसे कैसे बनाते हैं। फ्यूज्ड फ्लक्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द कंटिन्यूअस इन ड्राई मिक्सचर एंड मेल्टिंग इलेक्ट्रिक फर्नेस एंड देयरफॉर द ग्रेन्युलेटेड इन pulverized or molten mixture and into the water and ice block. Subsequently, these particular are crushed and scratched in uniformly glass-like product. मतलब आपको मैं ऐसा बोलूँ, एक मेटल है, एक मेटल को आपको एक हमारा जो है काटने का पल्वराइज मशीन है, वो पल्वराइज मशीन में डालिए, फिर वो वहां पे क्रश होगा, छोटे छोटे वो उसके पाउडर हो जाएगा। वैसे पाउडर में आपको जो रिक्वायरमेंट प्रॉपर्टी है वो उसमें डालिए। अगर नहीं डालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो जो पाउडर क्रश होगा वो इतना हार्ड होगा कि अगर आप हाथ में उसको थोड़ा भी लेंगे तो आपको ब्लड निकलने का चांस है। इतना शार्प होगा उतना आपको लगने का चांस है। लाइक ग्लास कैसे, हम ग्लास अगर टूट गया है फिर उसका जो पूरा छोटा छोटा पार्ट है उसको इकट्ठा करके हाथ में लेंगे तो हम किधर ना किधर खुच जाएगा और हमको ब्लड निकलने का चांस है। वैसा ही ये फ्यूज्ड फ्लक्स है, ठीक है। तो आपको यूज करने में भी कांड हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर हम उसको क्रश करेंगे। और इलेक्ट्रिक फर्नेस हमारा जो घर का घरघंटी है वैसा नहीं, ठीक है, वो डेंजर आता है, वो एकदम उसमें मेटल जो डालेंगे मेटल को भी वो पाउडर फॉर्म बना देगा, वैसा रहता है, उसको यूज करना है। अगर हमने घरघंटी जैसा यूज किया तो घंटा भी नहीं होगा, वो पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए, इलेक्ट्रिक फर्नेस है उसके अंदर वो जिसका भी आपको फ्लक्स बनाना है वो मेटल को उसके अंदर घुसेड़िए, वो मेटल का पाउडर फॉर्म बन जाएगा, छोटे छोटे पार्ट बन जाएंगे, लेकिन वो जो पार्ट है वो ग्लास फॉर्म में रहेंगे। ओके, मतलब एक ग्लास फॉर्म मतलब ग्लास जैसा दिखता है ना, वैसे ही जो पार्ट छोटा छोटा टूट गया है एकदम धारदार एकदम शार्प रहेगा। लेकिन एग्लोमरेटेड फ्लक्स जो लोग देखा है एकदम राउंड में, अगर हाथ में भी लेंगे तो हमको एकदम स्मूथ लगेगा, हाथ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। थोड़ा गर्म है तो उस टाइम पे नहीं लेने का, ठंडा हो गया उस टाइम पे लो तो आपको अच्छा लगेगा वैसा। ओके, अभी फ्यूज्ड फ्लक्स में कांड क्या होता है, गुड केमिकल होमोजीनिटी, उसमें केमिकल कंपोजिशन भी ऊपर से बाद में ऐड कर सकते हैं तो वो भी अच्छा बात है। लेस हाइग्रोस्कोपिक, आपको लेस हाइग्रोस्कोपिक है, थस हैंडलिंग एंड स्टोरेज इज इजी। हैंडलिंग एंड स्टोरेज इजी का मतलब क्या हुआ, मतलब आप किसी में भी भरेंगे वो अच्छे से फिटअप हो जाएगा। अगर बाल्टी में लेंगे तो बाल्टी में अच्छे से फिटअप हो जाएगा और वो अच्छे से हम उसको हैंडल एंड स्टोरेज कर सकते हैं। ओके, अलाउ द fine powder to be removed without change in decomposition. There can easily recycle and
सिस्टम विदाउट सिग्निफिकेंट चेंज एंड पर्टिकुलर साइज ऑफ कंपोजिशन। आप उसमें रिसाइकल भी कर सकते हैं, उसमें एक बार यूज हो गया फिर उसको रिसाइकल करके वापस भी यूज कर सकते हैं। उसका डिसएडवांटेज कांड क्या होता है, क्यों हम उसको यूज नहीं करते हैं जनरली, क्योंकि लिमिटेशन ऑफ कंपोजिशन इन सेम कंपोनेंट, उसका थोड़ा कंपोनेंट ज्यादा डालना है तो हम डाल नहीं सकते, वो जो जितना कंपोनेंट था उतना ही कंपोनेंट रहेगा। सच अ बेसिक कार्बाइड्स एंड वुड बी एनेबल टू इंस्टेंट द मेल्टिंग प्रोसेस, वो कार्बाइड जो है वो मेल्टिंग प्रोसेस में कांड कर सकता है। वो जो कार्बाइड है वो क्रोमियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, मतलब जो भी है, मैंगनीज कार्बाइड, जो भी है वो कार्बन जो है उसका कांड कर सकता है, हमारे मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है। डिफिकल्ट टू ऐड द डीऑक्सीडाइजर एंड फेरोअलॉय, उस मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये फेरोअलॉय जो हम डालते हैं वो भी थोड़ा मुश्किल है। एडवांटेज ऑफ एग्लोमरेटेड फ्लक्स, एडवांटेज क्या है, पहले कैसे बनता है वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है In case of agglomerated flux, continuous constituent may be bonded by mixture of the dry constituent with the potassium and sodium silicate। सोडियम सिलिकेट भी आप ऐड करिए, वो व्हाइट कलर का रहता है, देख रहे हैं आप, वो आपने जोर देखा होगा ना, जो लोगों ने फ्लक्स देखा है एग्लोमरेटेड जो जनरल लाइफ में हम यूज करते हैं वही यही फ्लक्स है, वो व्हाइट कलर का रहता है। उसमें पोटेशियम एंड सोडियम सिलिकेट भी हम ऐड कर सकते हैं। सोडियम सिलिकेट क्यों ऐड करना है, वो ज्यादा कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करे। पोटेशियम क्यों ऐड करना है, हमारा आर्क इग्निशन प्रॉपर तरीके से जनरेट करे, ठीक है। ये सब चीज यहाँ पे आया इसके लिए, वरना लेकिन ये इतना ही चीज नहीं होता है। ऑलरेडी मैं एक सेशन करेगा एसएडब्ल्यू का फ्लक्स को कैसे स्टोरेज करना, उसको कैसे हैंडल करना, एक फ्लक्स दूसरी बार यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं, उसका मिक्सचर का रेशियो कैसे होता है, वो सब चीज हम कभी करेंगे। लेकिन यहाँ पे जितना लिखा है उतने में हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम पर्पज के व्यू। दिस वेट मिक्सचर इज देन पेल्स्टाइड्स एंड ड्राइड एंड क्रश्ड एंड स्क्रीन्ड टू साइज। एक बार क्या हुआ था, मैं 2000 आई थिंक बहुत टाइम पहले की बात, 2012 में मैंने गलती से एसएडब्ल्यू का हॉट जो वेल्डिंग हो रहा था उसके बाद जैसे ही फ्लक्स नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद मैं उसको हाथ में थोड़ा पकड़ा तो मेरे जो उंगली जो जहां से मैंने पकड़ा, जहां पे वो लगा, वहां से जितना भी वो था, क्या बोलते हैं, अगर गीला हाथ है तो पूरा वाटर वो खींच लेगा, अगर हाथ का चमड़ी जो है उसको भी वो थोड़ा, चमड़ी भी हमारा स्निग्ध रहता है ना, चमड़ी भी हमारा थोड़ा गीला जैसा रहता है तो चमड़ी भी खींच लेता है, इतना डेंजर होता है। तो हॉट अगर है उस टाइम पे वहां पे हाथ नहीं घुसेड़ने का, वरना प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। आपका वहां पे जो लोग फ्रेशर होके या फिर जो लोग एक्सपीरियंस है, जो लोग को गर्म फ्लक्स हाथ में टच हो गया है उसको ज्यादा ये आइडिया होगा, वहां पे प्रॉब्लम कर सकता है, आप जल सकते हैं, आपको जलन महसूस हो सकती है, तो ऐसा नहीं करने का। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है एकदम वेट है, अगर पानी का एक ड्रॉप उसके ऊपर हॉट जो फ्लक्स है उसके ऊपर जस्ट डालेंगे तो आपको विथ इन सेकंड में, सेकंड का भी बहुत डेंजर पार्ट में, वो आपको पता ही नहीं चलेगा वहां पे आपने ड्रॉप डाला है कि नहीं, ड्रॉप को शोष लेगा, एकदम अच्छी तरीके से खींच लेगा वो, तो वैसा होता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, डीऑक्सीडाइजर एंड अलॉय एलिमेंट कैन इजीली बी एडेड टू द फ्लक्स एंड एडजस्ट द मेटल कंपोजिशन, उसमें सब चीज ऐड कर सकते हैं। अलाउ द थिकर फ्लक्स लेयर व्हेन वेल्डिंग करने के टाइम थिकर जो फ्लक्स, पतला वाला फ्लक्स, उसमें आप ऐड भी कर सकते हैं। कैन बी आइडेंटिफाई द कलर कोडिंग, आप कलर कोडिंग से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, उसका डिसएडवांटेज क्या है, आर जनरली मोर हाइग्रोस्कोपिक एंड सो रीबेकिंग हार्डली प्रैक्टिकल, रीबेकिंग उसको करना है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, अगर रीबेकिंग करेंगे तो उसका पाउडर फॉर्म भी में भी जनरेट हो सकता है, उसी की वजह से उसको थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद गैस में भी evolved from the slag into the metal and leading the porosity। ओके, वो क्या करेगा, वो फ्लक्स में से थोड़ा गैस प्रोड्यूस होता है, अगर प्रॉपर तरीके से गैस बाहर नहीं निकल पाता है तो मेटल के अंदर पोरोसिटी बन के वहां पे बैठ जाएगा, तो कांड कर सकता है, पोरोसिटी ला सकता है। ओके, there may be chance to weld metal chemical composition from the segregation of fine particles produced by the mechanical handling of the granular flux, तो इसमें थोड़ा अच्छा है। ओके, तो हम लोग इसमें क्या बात करेंगे, प्रोसेस वेरिएबल की बात करेंगे। ये मुझे लग रहा है कि अभी हम कल लेंगे, हमारा आज सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं। प्रोसेस वेरिएबल में वेल्डिंग करंट कैसा होता है, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोड साइज, इलेक्ट्रोड कैसा होता है, आर्क वोल्टेज, ट्रैवल स्पीड, उसके बारे में भी हम कल बात करेंगे। यहाँ पे हमको अभी 3 ही पेज बचा है, ठीक है, एसएडब्ल्यू का, उसमें ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आज मैं भी थोड़ा बहुत 2 से 3 आज सेशन लिए, तो मैं भी आज थोड़ा
थक गया हूँ, गले में थोड़ा वो है, इसके लिए आज हम सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, वरना ये सेशन से हम बाद में आगे बढ़ेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट है सर? यस सर। सर ये SAW प्रोसेस है, सेमी ऑटो में आएगा, मैकेनाइज्ड में आएगा या ऑटो में आएगा? वो सेमी में भी आएगा, आपका ऑटो में भी आ सकता है, ठीक है। सॉरी, हाँ, सेमी में भी आएगा, मशीनरी में आएगा, मैकेनिक, तीनों में आ सकता है, ठीक है। उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं। हाथ से भी कभी कभी वेल्डर वेल्डिंग मारता है, लेकिन कभी कभी वो रेयरली पॉसिबल नहीं है इतना। लेकिन आपको अगर स्ट्रेंज आंसर देना है तो आप सेमी ऑटोमेटिक बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं ये सब चीज कल समझाएगा, यहाँ पे ही आएगा, आर्क वोल्टेज और उसका सेमी ऑटोमेटिक का कैसा सभी में आएगा कि कैसा प्रोसेस है। इसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, कल पावर सोर्स में ये सब चीज में आएगा तो मैं समझाएगा। आप सेमी ऑटोमेटिक स्ट्रेंज आंसर के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी और किसी को कोई डाउट है सर? यस सर। ओके, तो हम सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। आज मैंने एक MTC का भी सेशन लिया था, बहुत शानदार रहा। MTC जिसने कवर नहीं किया है वो आप यूट्यूब में जाइए, वो कवर कर लीजिए। MTC कैसे रिव्यू करते हैं, TC कैसे रिव्यू करते हैं, मिल टेस्ट सर्टिफिकेट कैसे रिव्यू करते हैं, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट कैसे रिव्यू करते हैं, उसके बारे में आज मैं सेशन लिया था, ठीक है। तो जो लोग नहीं किए हैं वो थोड़ा कवर कर लीजिए। सर थोड़ा लिंक भेज दोगे उसका? लिंक, ठीक है, मैं लिंक भेजेगा। उसका लिंक तो नहीं है, अभी मैं रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में भी नहीं डाला है, लेकिन मैं वो उसको डाल नहीं सकता। उसका रीज़न ये है, आपको मैं पर्सनली वीडियो चाहिए तो मैं शेयर करेगा, वो भी वीडियो बनाने के बाद, ठीक है। अभी मैं वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन आपको शेयर करेगा श्योर, क्योंकि मैंने है ना उसमें बहुत सारी कंपनियों का वो दिखाया है, TC दिखाया। मैं पाइप का TC समझाया है, फिर हमारा पाइप के बाद प्लेट का TC समझाया, प्लेट के बाद मैंने कैसा TC जो हमारा क्या रहते हैं एल्बो का दिखाया है, रिड्यूसर का समझाया है, उसके बाद में वाल्व का TC समझाया, फ्लैंज का TC समझाया, बहुत सारे 10 से 12 TC को समझाया है। और कुछ हमने TC को लीव किया है, कुछ TC नहीं समझाया, वो कभी मैं पार्ट 3 करेगा MTC कैसे रिव्यू करना, तो उसमें आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। ओके सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? शमशुद्दीन सर। यस सर सर। आज बहुत बिजी था। 11:30 पे कोई क्लास आप लिए थे आज क्या डे में? हाँ, आज डे में भी 11:30 पे एक क्लास किया था, जिसमें 9 रुपीज चार्ज रखा था, लेकिन 9 रुपीज में खाली 5 लोगों ने ही दिया। नहीं सर, सभी को देना बिजी था मैं, बहुत जरूरी है सर देने के। अब क्या है कि वो कोई ऐसा फीस थोड़ी ना है, अपने मतलब वो अपने चॉइस से जो भी दे सके लोगों को देना चाहिए। हाँ, थोड़ा मैं क्या है ना, कॉन्फिडेंट बढ़ता है आपका ट्रायल बेस इससे। स्टार्ट किया था कि कैसा है कैसा नहीं है, ऐसा बहुत करके। जरूरी है। अगर सर नहीं, वो ट्रायल बेस पे नहीं देते लोग, वो जितना हो सके उतना नहीं दे सकते, लेकिन रेगुलर फीस जो अपने 10 रुपए लिए, ज्यादा तो कहा नहीं देने को कहा था आपने। ठीक है, चलो भाई, अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ, 10 तारीख को जॉब स्टार्ट कर रहा हूँ मेरा, तो 10 तारीख के बाद हम क्लास भी आई थिंक जो है हम लोग थोड़ा लेट करेंगे क्लास। ऐसा है तो एक दिन के बाद करेंगे, क्योंकि मैं भी जॉब पे अभी जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मैं 5 to 6 मंथ से कंटिन्यूस सेशन कर रहा हूँ, और भले ही रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, लेकिन अभी मेरा जो जेब है वो थोड़ा कम हो गया है। तो अभी प्रोसेस वेरिएबल SAW में कल हमने डिस्कस किया कि भाई हमारा टेंडम वेल्डिंग कैसा होता है। मैं ऑलरेडी CSIP 3.1 करके कोई एक हमारा ग्रुप है जहाँ पे हम रेगुलर सेशन करते हैं। 21 पीपल जो डेली ज्वाइन वहाँ से होते हैं, जो लोगों को एग्जाम रियल में देना है वो लोग ज्वाइन हुए हैं। वहाँ पे मैं ऑलरेडी टेंडम वेल्डिंग कैसा है कल भी समझाया था, कल फोटो के साथ समझाया था, लेकिन आज मैं वीडियो भी भेज के समझाया कि देखो ऐसा टेंडम वेल्डिंग होता है। तो SAW वेल्डिंग जहाँ पे कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे हमको ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए, ज्यादा हमें वेल्डिंग चाहिए, ज्यादा डिपोजिशन चाहिए, वहां पे काम होता है। उसका प्रोसेस वेरिएबल का क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, जो कल हमने छोड़ा था। देयर आर सेवरल वेरिएबल व्हिच व्हेन
when changed can have a effect on weld appearance and mechanical properties। तो उसमें क्या होता है, कौन कौन सा डिस्कस करना है हमें आज? वेल्डिंग करंट। वेल्डिंग करंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मैं आपको ये बोलूं, चलो पहले ये प्रोसेस वेरिएबल थोड़ा पढ़ लेता हूं, बाद में आपको सब चीज लाइन बाय लाइन समझाता हूं। Types of flux and particular distribution, arc voltage, travel speed, electrode size, electrode extension, type of electrode, width and depth of layer of flux, and हमारा electrode angle, leading, trailing, and polarity and single and double multi-wire system। ओके, तो अभी हम करंट की बात करें। अगर हमारा करंट ज्यादा, आप याद रखिए फंडा, एसएडब्ल्यू वेल्डिंग में अगर हमारा करंट ज्यादा है तो हमारा हीटिंग ज्यादा प्रोड्यूस होगा। हमारा हीटिंग कब क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि हीट इनपुट इज इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज डिवाइड बाय ट्रैवल स्पीड। अगर हमारा करंट ही ज्यादा है तो हमारा हीट इनपुट ज्यादा जनरेट होगा। हीट इनपुट ज्यादा जनरेट होगा तो आपका मेल्ट जो टेम्परेचर, हमारा फिलर जो है वो आगे का उसका नॉच है, आगे का टॉच है, आगे का उसका एरिया है 5-6 mm का या फिर 10 से 8 mm का जो भी है, वो ज्यादा हीट हो जाएगा क्योंकि करंट ज्यादा है। करंट ज्यादा है तो हीटिंग ज्यादा होगा। हीटिंग ज्यादा होता है तो जैसे ही वो मेल्टिंग ज्यादा होगा तो पीछे से हमारा वोल्टेज जो है उसको फोर्स मारेगा। वोल्टेज का काम क्या है? वोल्टेज का काम ऐसा है कि पीछे से धक्का लगाना। किसी चीज को अगर मेल्ट हो चुका है तो उसको धक्का लगाना। वो धक्का लगाएगा, धक्का लगाने के बाद वो जो ड्रॉप है वो नीचे बेस मेटल के ऊपर घुसेगा। बेस मेटल के ऊपर जैसे ही गिरेगा तो वो पहले से ही उसके पास सुफिशिएंट टेम्परेचर है, क्योंकि करंट पहले से ही ज्यादा था। करंट ज्यादा था तो हीट इनपुट ज्यादा था, हीट इनपुट ज्यादा था तो मेल्टिंग भी ज्यादा हुआ। मेल्टिंग का इनफ टेम्परेचर है। इनफ टेम्परेचर होने की वजह से जैसे ही वो बेस मेटल पे घुसेगा तो एकदम अंदर तक वो जाएगा। क्यों अंदर तक जाएगा? क्योंकि वो खुद हीटिंग है। मैं आपको पानी का ग्लास का एग्जांपल लास्ट बहुत सारे सेशन में दे रहा हूं कि पानी का ग्लास है, उसमें से 2 से 3 ड्रॉप है, वो ड्रॉप जमीन के ऊपर गिराइए तो क्या होगा? थोड़ा स्प्रेड होगा जमीन के ऊपर या फिर हमारा जो फ्लोर है उसके ऊपर गिरने के बाद थोड़ा स्प्रेड होता है। तो वैसा ही लिक्विड जो होता है वो ऑल टाइम स्प्रेड होता है, तो लिक्विड फॉर्म की वजह से वो थोड़ा स्प्रेड होगा। अगर करंट कम है तो कांड ये होगा कि हीट इनपुट ज्यादा जनरेट नहीं होगा। हीट इनपुट ज्यादा जनरेट नहीं होने की वजह से आपका मेटल जो है वो उसका टेम्परेचर है। एक मिनट में थोड़ा वीडियो करता हूं। ओके, आपका मेटल जो है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? मेटल का टेम्परेचर कम प्रोड्यूस होगा। कम प्रोड्यूस होने की वजह से जैसे ही वो बेस मेटल के अंदर जैसे ही ऐसे गिरेगा तो गिरने के टाइम आपका जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं होने की वजह से उसी के ऊपर जैसे ही गिरेगा और वैसे ही मेल्ट हो जाएगा। अगर मेल्ट जैसे ही गिरा और मेल्ट हो गया तो क्या कांड होगा? कांड ये होगा कि आपका लेक ऑफ फ्यूजन आने का चांस है। आपको प्रॉपर तरीके से जैसे ही बेस मेटल में गिरा, गिरने के बाद यहाँ पे वो सीधा सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। तो ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यही लिखा है कि 350 करंट है तो उसका कम मेल्टिंग होगा, एकदम अंदर तक पेनेट्रेशन कम जाएगा और ऊपर स्प्रेड ज्यादा होगा। अगर 500 एम्पियर है तो थोड़ा अंदर जाएगा, लेकिन 650 है तो और थोड़ा डेप्थ में जाएगा, तो पेनेट्रेशन आपका और अंदर तक घुसेगा। ठीक है, ओके। अभी मैं आपको ये बोलूं कि एक्सेसिव हाई करंट प्रोड्यूस द डीप पेनेट्रेशन। यहां पे यही चीज लिखा है, यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखा है। एक्सेसिव हीट करंट produce a deep penetration arc with a tendency of burn through and undercut or high narrow bead prone टू द सॉलिडिफिकेशन क्रैक। मिथिलेश सर प्लीज थोड़ा म्यूट कर दीजिए। ओके, यहाँ पे यही चीज लिखा है कि करंट बढ़ेगा तो डीप पेनिट्रेशन होगा और आर्क का टेंडेंसी बर्न थ्रू होने का चांस ज्यादा है। ये आपका एसएडब्ल्यू वेल्डिंग जो है वो एसएडब्ल्यू वेल्डिंग में ऐसा कांड होगा कि आपका ज्यादा हीटिंग का बहुत सारा मसला है। उसी की वजह से हम क्या करते हैं, हमारा जो ये बेस मेटल है, बेस मेटल में हम जो रूट है वो जनरली कभी कभी आर्क से मारते हैं या जीटीएडब्ल्यू से मारते हैं, फिर बाद में उसको बैक चिप कर देते हैं। सीधा हम एसएडब्ल्यू उसमें यूज नहीं करते। समझो ऐसा बीवेल है, उसने हमने सीधा एसडब्ल्यू ऊपर से मेल्टिंग मारना स्टार्ट किया तो घंटा भी नहीं चलेगा, आपका वहां पे पंक्चर कर देगा, बेस मेटल को बर्न थ्रू कर देगा और पूरा हॉल कर देगा। इतना डेंजरस हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओके। अभी दूसरी बात प्रोड्यूस द ओके अंडरकट और हाई एंड नैरो बीड प्रॉन एंड सॉलिडिफिकेशन क्रैक। सॉलिडिफिकेशन क्रैक जब मैं समझाया तो क्या हुआ था उस टाइम पे मैं समझाया था। सॉलिडिफिकेशन क्रैक में भूषण सर प्लीज थोड़ा म्यूट कर दीजिए।
सर सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। म्यूट करेंगे तभी हम प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, वरना क्या है आप लोगों को भी लॉस, मुझे भी लॉस। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क आपको पड़ेगा। आप लोगों ने TWI को फीस पे किया है, आपका TWI का फीस आप देखेंगे तो बहुत कॉस्ट है यार। आप थोड़ा सीरियसनेस समझिए। 1.48 मतलब 1,50,000 रुपीज है आपका। 148 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 क्वेश्चन आपका 1000 का है। फर्क आपको पड़ता है, मैं तो फ्री में क्लास करवाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर प्लीज म्यूट कर दीजिए आप, ताकि सब लोगों को फायदा हो। ओके, अभी अंडर कट आएगा। अंडर कट क्यों आएगा? क्योंकि जैसे ही हमारा बेस मेटल में वो जो फिलर है यहाँ से मेल्ट होके बेस मेटल के ऊपर गिरा, ये जो बेस मेटल के ऊपर जैसे ही गिरता है तो वो मेल्टिंग जो है उसका टेम्परेचर है वो अगल बगल के बेस मेटल में भी वो थोड़ा स्प्रेड करेगा। फिलर का मेल्टिंग अगल बगल के बेस मेटल को भी स्प्रेड करेगा उसी की वजह से, लेकिन इतना स्प्रेड करेगा कि अगल बगल वाले को भी वो खींचेगा, उसको भी सॉलिडिफिकेशन करवाने का ट्राई करेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर फिर धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना डाउन हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, अगल बगल जैसा था वैसे ही उसको छोड़ देगा। उसी की वजह से वहां पे अंडरकट जनरेट होगा। नैरो बीड prone टू सॉलिडिफिकेशन क्रैक। अभी सॉलिडिफिकेशन क्रैक क्यों आएगा? तो सॉलिडिफिकेशन क्रैक जब आए उस टाइम पे मैं समझाया था कि आपका जैसे ही बेस मेटल के ऊपर वो ड्रॉप गिरता है तो वो स्प्रेड होता है। स्प्रेड होने के बाद वो धीरे 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 ठंडा होना स्टार्ट होता है। 7000 या 7000 टेम्परेचर आपका बहुत हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर के बाद धीरे धीरे नीचे आएगा, टेम्परेचर नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आएगा। तो वो टाइम पे क्या होगा? आपका जो FCC BCC स्ट्रक्चर है, आपको सब लोगों को पता ही है, मटेरियल साइंस मेटलर्जी में क्या होगा, जैसे ही ठंडा होता जाएगा बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनता जाएगा, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर धीरे धीरे बनता जाएगा और एक दूसरे के साथ प्रॉपर बॉन्ड होने की वजह से आपका वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील, वेल्डेबिलिटी आपका प्रॉपर आएगा। लेकिन यहाँ पे कांड ये होगा, आपका प्रॉब्लम ये होगा, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है तो क्या होगा, बेस मेटल जो है ऐसा बीवेल ऐसा है ना, आपका ऐसा बीवेल है, तो जैसे ही वेल्डिंग का यहाँ पे गिरा, वेल्डिंग का ऊपर से ड्रॉप गिरा, मेल्टिंग ड्रॉप गिरा, तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे आपका बीवेल है तो ये जो बेस मेटल है बगल वाले, दोनों साइड का बगल वाले का बेस मेटल है, उसका टेम्परेचर लो है। उसका टेम्परेचर लो होने की वजह से सॉलिडिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, वैसे ये बीवेल से ऐसे ऐसे धीरे 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 अंदर जाता जाएगा। ओके, ऐसा आपका ग्रूव है, लेकिन आपका सॉलिडिफिकेशन है वो साइड में से धीरे 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 ऐसा सेंटर लाइन में आएगा। तो सेंटर लाइन में आते आते क्या होगा, बेस मेटल अपने अपने के लिए सॉलिडिफिकेशन के लिए उसको जो रिक्वायरमेंट है वो खींच लेगा, धीरे धीरे वो सब खींच लेगा। लेकिन बीच का पोर्शन जो है उसमें वहां पे आपका टोटल सॉलिडिफिकेशन जनरेट इसके लिए होगा कि उसको पूरा मेटल नहीं मिलेगा, वो ऐसा थोड़ा छोड़ा रह जाएगा। उसी की वजह से वहां पे सॉलिडिफिकेशन क्रैक जनरेट होगा। सॉलिडिफिकेशन क्रैक क्यों जनरेट होगा ऑलरेडी मैं बहुत बार समझा चुका हूं। ऑयल जो है आपका, ऑयल वो भी होता है तभी भी सॉलिडिफिकेशन क्रैक में, जब बेस मेटल के अंदर वो मेल्ट गिरता है तो ऑयल सेंटर में आ जाता है, क्योंकि लास्ट वाला क्या करेगा, अपनो रिक्वायरमेंट है वही तत्व खींच लेगा और बाकी का है उसको भगाएगा। तो भगाएगा तो कहाँ बैठेगा, धीरे धीरे वो सेंटर में आता जाएगा। अभी सेंटर में अभी हीटिंग ज्यादा है, इसके लिए सेंटर में हीटिंग ज्यादा होने की वजह से वो धीरे धीरे सेंटर में आते जाएंगे। अगल बगल वाला सॉलिडिफिकेशन होते 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 सेंटर में आएगा और सेंटर में आते आते उसको फिर जल्दी से सॉलिडिफिकेशन होने की वजह से, या फिर ऑयल का वजह से, या सल्फर की वजह से, या फास्फोरस की वजह से, या एल्यूमिनियम की वजह से, या फिर कॉपर की वजह से, वो सब चीज मेटल का इम्प्यूरिटी की वजह से वहां पे बॉन्डिंग स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बनाने देगा और वहां पे सॉलिडिफिकेशन क्रैक जनरेट हो जाएगा। ऑलरेडी सॉलिडिफिकेशन क्रैक के लिए मैं 1 घंटा समझाया है, लेकिन यहाँ पे आया इसके लिए थोड़ा बहुत समझा दिया, क्योंकि SAW में हीट इनपुट ज्यादा होता है, ग्रूव का विड्थ नैरो होता है, उसी की वजह से यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन क्रैक आने का सबसे ज्यादा चांस पूरा वेल्ड मेटल SAW, GTAW, SMAW या फिर हमारा GMAW, मिगमेक प्रोसेस, सभी जितना भी प्रोसेस है उसमें सॉलिडिफिकेशन क्रैक सबसे ज्यादा आने का चांस SAW में ही है। ओके, आगे बढ़ते थे। एक्सेसिव लो करंट प्रोड्यूस अनस्टेबल आर्क। ओके, एक्सेसिव लो करंट प्रोड्यूस अनस्टेबल आर्क। अगर आपका लो करंट होगा तो क्या होगा, आर्क बंद होगा, स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा, बंद होगा, स्टार्ट होगा, बंद होगा, स्टार्ट होगा, बंद होगा, ऐसा होगा। तो उसी की वजह से क्या होगा,
आर्क जो स्टेबल रहना चाहिए, आर्क एक साथ स्टार्ट किया और कंटिन्यूअस वैसा ही आर्क चलना चाहिए, वैसा नहीं चलेगा, बंद होगा स्टार्ट होगा, बंद होगा स्टार्ट। उसी की वजह से यहाँ पे कांड ये होगा कि आपका वेल्ड मेटल है वो धीरे धीरे प्रॉपर सॉलिडिफिकेशन नहीं होगा, उसी की वजह से लेक ऑफ फ्यूजन या लेक ऑफ पेनिट्रेशन का चांसेस है। तो ये सब चीज आपको बहुत केयर करना है, देखना है। ओके, अभी मैं आपको ये बोलूं कि हमारा SAW वेल्डिंग ऐसा है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा वोल्टेज करंट फिक्स, सॉरी वोल्टेज फिक्स है। कैसे वोल्टेज फिक्स है? आपका ये बीवेल है, ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा। ये आपका बीवेल है, ठीक है, यहाँ ये आपका बेस मेटल है, ये बेस मेटल के ऊपर यहाँ पे ऐसे आपको वेल्डिंग मारना है। ऐसे वेल्डिंग मारने की वजह से फिर वो ऐसे 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 तो नहीं होगा ना टॉर्च, लेकिन टॉर्च क्या करता है, हमारा SAW में फिक्स रहता है। इसके लिए रिमोट में हम यहाँ से फिक्स कर देंगे तो ऐसे ही चलेगा, आगे पीछे चलेगा। लेकिन उसका जो डिस्टेंस है, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस है, समझो आपने 5 mm रखा तो एंड तक वेल्डिंग फिनिश होता है तब तक वो 5 mm ही रहेगा। लेकिन SAW में ऐसा नहीं है, SAW में तो ऐसा बम्बू है, टॉर्च है, फिर ऐसे ऐसे वेल्डिंग मारेगा, अप एंड डाउन ऐसा होता रहेगा। GTW में भी ऐसे ऐसे वेल्डिंग मारेगा तो उसका जो वर्क पीस है वो आपका टॉर्च का जो आगे का टंगस्टन का टॉर्च, टंगस्टन जो टिप्स है उसके बीच में डिस्टेंस फिक्स नहीं रहेगा GTW में। SAW में ऐसा नहीं है, SAW में हमारा ये बेस मेटल और हमारा ऊपर से जो इलेक्ट्रोड है वो फिक्स है, फिलर फिक्स है। वो फिक्स होने की वजह से अगर आगे घूमेगा या पीछे घूमेगा या ऐसे ऐसे, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा। उसी की वजह से वहां पे वोल्टेज जो है एकदम फिक्स रहेगा, वोल्टेज को कोई भी कांड करने का जरूरत नहीं है। ओके, वोल्टेज क्यों फिक्स रहेगा? क्योंकि वोल्टेज को धक्का मारना पड़ेगा। अगर हमारा SAW की मैं बात करूं तो SAW में अप एंड डाउन ऐसा होता रहता है, लेकिन उसी की वजह से वोल्टेज को कभी ज्यादा होना पड़ता है, कभी कम होना पड़ता है, कभी ज्यादा होना पड़ता है, कभी कम होना पड़ता है। लेकिन SAW में ऐसा नहीं है, SAW में तो हमने डिस्टेंस फिक्स कर दिया है। इसके लिए वोल्टेज अगर पहले से ही 22 आ रहा है तो फिर 22 ही आएगा एंड ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस। जितना भी आप वेल्डिंग मारो, अगर डिस्टेंस आपने फिक्स रहा, मतलब आप इतना फंडा याद रखिए कि आर्क लेंथ किसको बोलेंगे? बेस मेटल और आपका फिलर का जो आगे का टिप से उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसको आर्क लेंथ बोलते हैं। इफ आर्क लेंथ इज फिक्स देन वोल्टेज इज फिक्स, इफ आर्क लेंथ इज नॉट फिक्स देन वोल्टेज इज नॉट फिक्स। ओके, समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से गम जा रहा है? ओके, अभी मैं आपको ये समझाऊं कि ये जो SAW प्रोसेस है, FCW प्रोसेस है, मिगमेक प्रोसेस है, वो चारों प्रोसेस है वो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस है। कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस इसके लिए क्योंकि उसमें डिस्टेंस फिक्स रहता है इसके लिए, और उसी की वजह से उसको फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। ओके, अभी आप ऐसा सोचेंगे कि यार FCW में तो यार हाथ में टॉर्च होता है, वो तो साला अप एंड डाउन वेल्डर करता रहता है, लेकिन FCW में स्पिंडल का जो स्पीड है वैसा फिटअप किया गया है। ऊपर से अंदर से जो फिलर घुस रहा है उसको ऐसा फिटअप किया गया है, अगर वेल्डर अगर दूर चला जाएगा, थोड़ा हाथ अब आगे खींचेगा, मतलब हाथ का दोनों का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा बढ़ाएगा तो फिलर ऑटोमेटिकली ज्यादा निकल जाएगा, लेकिन डिस्टेंस तो फिक्स ही रहेगा। अगर ज्यादा नजदीक चला जाएगा तो फिलर कम निकलेगा, लेकिन जो डिस्टेंस अगर 5 से 8 mm का भी रखना है, जो भी है, समझो 8 mm रखा आपने पहले से स्टार्ट ऑफ द वेल्डिंग, तो फिर 8 mm ही लास्ट तक रहेगा। अगर फिलर अप एंड डाउन होता रहेगा लेकिन वो डिस्टेंस फिक्स रहेगा, डिस्टेंस फिक्स रहेगा तो आपका वोल्टेज फिक्स रहेगा, वोल्टेज फिक्स रहेगा तो आपको पता है वो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस बन गया, वो कांस्टेंट फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक बन गया। फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक ही उसी को कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस बोलते हैं। अभी दूसरी बात, हमारा GTW प्रोसेस, हमारा SMAW प्रोसेस, वो दोनों कांस्टेंट करंट प्रोसेस है, ठीक है। कांस्टेंट करंट क्यों? वहां पे वोल्टेज क्यों चेंज होगा? क्योंकि हाथ अप एंड डाउन, वेल्डर कभी ध्रुजारी मार लिया, वेल्डर को कभी अगल बगल वाला परेशान किया, या फिर वेल्डिंग मार रहा है उसको पीछे से बुलाया, तुमको बुला रहा है वेल्डिंग रोक दे, ऐसा कभी कभी हम हाथ टच करते हैं तो डिस्टेंस फिक्स नहीं रहेगा, तो उसी की वजह से भी प्रॉब्लम होता रहेगा। तो ये भी आप सब लोगों को देखना है। उसी की वजह से लोग आज कंफ्यूज है कि कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस किसको बोला जाए, कांस्टेंट करंट प्रोसेस किसको बोलता जाए। ओके, तो आई थिंक सर आपको ये समझ में आ गया होगा। सर इसके बारे में और कोई डेप्थ में आपको जाना है? संकेत पटेल सर, थोड़ा समझ में आया सर?
वरना मैं इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस में आपको भेजेगा, उसमें मैं करीबन 1 आवर्स तक कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट करंट प्रोसेस समझाया है, कैसे वो काम करता है, कैसे उसका ग्राफ डेविएट होता है, कैसे ग्राफ काम करता है, वो सब चीज में समझाया है, वो मैं वीडियो आपको भेजेगा, ठीक है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आर्क वोल्टेज। आर्क वोल्टेज एडजस्टमेंट varies the length of the arc between electrode and molten weld spool। देखिए मैं अभी बोला वही चीज है, ठीक है। If the arc voltage is increased, the arc length increase, vice versa, and voltage principally determined in the shape of the weld bit, cross section and external appearance। तो आपको ये सब चीज देखना है। ओके, अभी आपका वोल्टेज ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज ज्यादा फोर्स लगा रहा है पीछे से। वोल्टेज ज्यादा मतलब उसको धक्का ज्यादा मार रहा है, जो मेल्ट हो चुका है हमारा इलेक्ट्रोड का आगे का टिप्स, उसको ज्यादा धक्का मारेगा। ज्यादा धक्का मारने की वजह से वो मे बी पेनिट्रेशन भी उसका डेप्थ आ सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज कम तो आपका पेनिट्रेशन जो है एकदम डेप्थ में कम आएगा, वोल्टेज ज्यादा तो आपका पेनिट्रेशन भी ज्यादा आएगा, ऊपर से विड्थ जो है वो भी ज्यादा आएगा। ओके, अभी मैं आपको ये बोलूं कि इंक्रीजिंग आर्क वोल्टेज, कांस्टेंट करंट एंड ट्रैवल स्पीड विल इंक्रीजिंग द आर्क वोल्टेज विथ कांस्टेंट करंट एंड ट्रैवल स्पीड। ट्रैवल स्पीड समझो आपका 250 है पर mm, 250 mm पर मिनट, ठीक है, ऐसा है, फिक्स ही है। चलो आप ऐसा समझ लो। करंट जो है वो भी फिक्स है। अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा उस टाइम पे आप वोल्टेज ज्यादा रखेंगे। वोल्टेज ज्यादा रखना मतलब आप लोगों का जो फिलर, जो आप पहले से स्टार्टिंग वेल्डिंग कर रहे हैं वहां पे फिलर से बेस मेटल का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा रख रहे हैं। अगर वो दोनों का डिस्टेंस ज्यादा रख रहे हैं तब क्या होगा, एक मिनट, हाँ सर, हाँ सर, सर मीटिंग चालू है, मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करेगा सर, मीटिंग चालू है सर। ओके जी, नो इशू, हाँ ना सर। ओके, अभी मैं आपको ये बोलूं कि वोल्टेज अगर आपका ज्यादा है इसका मतलब आपने डिस्टेंस ज्यादा रखा, डिस्टेंस ज्यादा रखा तो क्या कांड होगा, वो नीचे लिखा है। प्रोड्यूस द फ्लेटर एंड वाइडर बीड। तो आपका अगर वोल्टेज ज्यादा है तो फ्लेटर मतलब यहाँ पे लास्ट में 45 वोल्टेज है, देखो फ्लेट बड़ा है, लंबा वाड़ा, लंबा छोड़ा है, ठीक है, एंड वाइडर भी है, ठीक है, तो वैसा होगा। इंक्रीज द फ्लक्स कंजप्शन। अगर फ्लक्स कंजप्शन जो है, फ्लक्स कंजप्शन मतलब आपका वोल्टेज ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा है तो हीट इनपुट ज्यादा है, हीट इनपुट ज्यादा है तो आपका फ्लक्स जो है वो ज्यादा जलेगा, फ्लक्स है वो ज्यादा मेल्ट होगा। फ्लक्स ज्यादा मेल्ट होगा तो आपको वो जो ऊपर से होपर से आप घुसा रहे फ्लक्स को, उसको बार बार खत्म हो जाएगा, फिर वापस आपको घुसेड़ना पड़ेगा, वापस डालना पड़ेगा, वापस डालना। ऐसा मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हीटिंग बढ़ेगा तो फ्लक्स ज्यादा जलेगा, सभी लोग जलेंगे भाई, खुद बेस मेटल है जल रहा है, खुद हमारा फिलर जल रहा है तो फ्लक्स का तो टेम्परेचर कम है तो वो तो जलेगा ही जलेगा। फिर आप ऐसा मत सोचिए कि फ्लक्स कैसे जलता है यार वो, लेकिन जल के उसमें जो प्रॉपर्टी है वो वेल्ड मेटल के अंदर ट्रांसफर होता है और उसका जो काम वो कर देता है, उसी की वजह से वो काला काला हो जाता है ना, जलता है, इसके लिए तो ये सब चीज हो रहा है। अगर जलता ही नहीं होता तो व्हाइट जैसा हम ऊपर से होपर में व्हाइट व्हाइट फ्लक्स डाल रहे हैं वैसा ही व्हाइट फ्लक्स रहना चाहिए अगर जलेगा नहीं तो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, ब्लैक हो रहा है और सॉलिडिफिकेशन पकड़ रहा है पूरा, वो भी सॉलिड हो जा रहा है पूरा मेल्ट होने की वजह से। इसके लिए इंक्रीज द फ्लक्स कंजप्शन। ओके, tends to reduce porosity causes by rust and scale of the steel। okay, scale of steel tends to reduce the porosity caused by rust and scale steel। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, समझो आपके मेटल में थोड़ा रस्टिंग है। सर प्लीज किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके, मैं ये बोलूं कि आपका जो पोरोसिटी है अगर करंट ही ज्यादा है तो फिर मेल्टिंग ज्यादा है, मेल्टिंग ज्यादा होने की वजह से आपका जो अंदर गैस फंसा हुआ है वो इजीली निकल जाएगा, क्योंकि लिक्विड में से उसको चीर के निकल जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, सॉलिडिफिकेशन रहता तो आपको प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन तो है नहीं, उसी की वजह से आपको ये फायदा है। ओके, किसी का आवाज आ रहा है सर, डेनिश सर प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके, मैंने म्यूट कर दिया है, आप म्यूट ही रखिए सर, मैं म्यूट कर दिया है, लेकिन पता नहीं आपका वापस अनम्यूट हो जा रहा है।
अब्दुल्ला यार सर प्लीज म्यूट कर दीजिए सर, सब लोग म्यूट कर दीजिए। आई थिंक आज पार्टिसिपेट ज़्यादा हो गए। हमारा 21 जो एक ग्रुप है सीसीप का, उसी में और मैं आज थोड़ा एएसएमए में भी डाला है क्योंकि आपको समझने के लिए अच्छा है, आप ही को फ़ायदा है। एसएडब्ल्यू वेल्डिंग टेंडम प्रोसेस हमने कल किया था, अगर आप आज टेंडम प्रोसेस का थोड़ा बहुत समझ जाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। उसी की वजह से आज सभी लोगों को मैं थोड़ा ग्रुप में शेयर किया था, लेकिन आप प्लीज म्यूट कर दीजिए। मैं तभी शेयर करेगा लोगों को तो जब आप म्यूट करेंगे, अगर आप म्यूट नहीं करेंगे तो सर मेरे लिए भी प्रॉब्लम, आपके लिए भी प्रॉब्लम सर, प्लीज। ओके हेलो सर, म्यूट एमडी दानिश सर प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके मैं अभी आपको ये बोलूं कि सर प्लीज म्यूट कर दीजिए दानिश सर, म्यूट नहीं हो रहा है सर, एक मिनट में ट्राई करता हूं। ओके टेंड्स टू रिड्यूस द पोरोसिटी कोज बाय द रस्ट एंड स्केल ऑफ द स्किल। अगर समझो आपके बेस मेटल में बीवेल है, बीवेल में कुछ रस्ट फंसा हुआ है, साला वेल्डर ही ऐसा है कि उसने ग्राइंडिंग मार के, उसको पता था पहले कि यहाँ पे रस्ट है, उसको रिमूव करना चाहिए, छोटा रस्ट था, ठीक है। तो अगर वो नहीं निकाला तो ये होगा कि आपको पोरोसिटी आएगा। लेकिन अगर आपका करंट या वोल्टेज ज्यादा है तब आपको क्या फायदा है, आपका करंट वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से आपके मेटल के से अंदर से ऑटोमेटिकली ही निकल जाएगा, वो रस्ट बाहर आ जाएगा डेंसिटी की वजह से, और बाहर आके आपको वो कम होने का चांस है। ओके अच्छा हुआ सर, डेनिस सर वापस ज्वाइन किया आपने, क्योंकि आपका अभी म्यूट आ रहा है। वेरी गुड सर, अच्छा है। कभी कभी क्या होता है, इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है तो ऐसा होता है, तो मे बी ऐसा हो सकता है। ओके हेल्प द ब्रिज एक्सेसिव रूट ओपनिंग व्हेन फिट अप इज पुअर। आपका फिट अप पुअर है तो आपका एक्सेसिव रूट ओपनिंग होने का चांस है। आपका ब्रिज वेल्ड मारा है, ब्रिज टैग मारा है, वो भी प्रॉपर नहीं रहेगा तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इंक्रीज द पिकअप द alloy element from the flux when they are parent. Increase the pickup alloy element from the flux when they are present। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फ्लक्स जो है, मैं फ्लक्स का एक चैप्टर है वेल्डिंग ऑफ कंज्यूमेबल ऐसा करके, वो मैं समझाएगा तब आपको ये टॉपिक समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, फ्लक्स में हम कुछ चीज एक्स्ट्रा डालते हैं, जैसे कि मैंगनीज डालते हैं, सिलिका डालते हैं। वो सिलिका डालने का रीजन क्या है, वो मैंगनीज डालने का रीजन क्या है भाई, वो अगर डालेंगे तो हमारा बेस मेटल का वेल्डेबिलिटी इंप्रूव करेगा। भले ही वो फ्यूज होके थोड़ा बहुत अंदर घुसेगा लेकिन वेल्डिंग में हमारा फायदा करेगा। उसी की वजह से आप ऐसा सोचेंगे कि मेरा वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील खाली फिलर के ऊपर ही डिपेंड है, तो गलत बात है, फ्लक्स के ऊपर भी डिपेंड है। आपका वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील और फ्लक्स के ऊपर भी आपका देखना पड़ेगा। अगर आपके घंटा जैसा फ्लक्स यूज किया है, 3 से 4 बार यूज कर दिया वाला फ्लक्स आप वापस उसको यूज कर रहे हैं, तो आपके साथ कांड हो सकता है, आपकी वेल्डिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, आपका वेल्डिंग का स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं आएगा, आपका वेल्डिंग का वेल्डेबिलिटी पावर नहीं आएगा, आपका मे बी आपका हार्डनेस ज्यादा आएगा, मे बी आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो फ्लक्स भी बहुत सारा इफेक्ट करता है। ओके एक्सेसिव आर्क वोल्टेज, अगर आर्क वोल्टेज आपका है वो एक्सेसिव हाई आर्क वोल्टेज, अगर और ज्यादा हाई आर्क वोल्टेज बन गया तो आपका हीट इनपुट ज्यादा जनरेट होगा, हीट इनपुट ज्यादा जनरेट होने की वजह से आपका सॉलिडिफिकेशन क्रैक आएगा। मैं सॉलिडिफिकेशन क्रैक कैसे आता है मैं थोड़ा बहुत दिखा देता हूं तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन क्रैक विड्थ आपका अगर बड़ा है और आपका डेप्थ भी ज्यादा है तब भी आपका सॉलिडिफिकेशन क्रैक आने का चांस है। तो सॉलिडिफिकेशन क्रैक आने का खाली एक रीजन नहीं है, मैंने ऑलरेडी ये आगे का सेशन आई थिंक में 17 तारीख या 18 तारीख हमारा डेली सेशन होता है, उसमें मैं समझाया था कि सॉलिडिफिकेशन क्रैक कब आएगा कैसे आएगा। ओके ये सॉलिडिफिकेशन क्रैक आया है उसका कांड हो गया,
तो लास्ट वाला जो हमारा बीवेल है, लास्ट वाला बेस मेटल है, वहां से सॉलिडिफिकेशन होते 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 एकदम सेंटर में, लास्ट में दोनों साइड से सेंटर में पहुंचता है। लेकिन सेंटर में पहुंचते पहुंचते कुछ इम्प्यूरिटी है वो भी यहाँ पे से धक्का मारता है। बेस मेटल जहाँ पे सॉलिडिफिकेशन होता है वहां पे कुछ इम्प्यूरिटी नहीं चाहिए, उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है। फिर अगर समझो यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे घुसड़ेगा। मैं थोड़ा आपको एनोटेट करके दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। समझो सॉलिडिफिकेशन सबसे ज्यादा पहले स्टार्ट कहां से होगा, तो ये जो है यहां से स्टार्ट होगा आपका सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। फिर यहां होगा, फिर धीरे धीरे ऐसे होगा। समझो यहाँ पे सल्फर है तो यहाँ से फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। जैसे ही सॉलिडिफिकेशन आगे बढ़ता जाएगा वैसे इस साइड से भी ऐसा आएगा, ठीक है। इस साइड से भी आपका समझो सल्फर पहले यहाँ था, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, या यहाँ आएगा, ऐसा आएगा। जितना भी सॉलिडिफिकेशन, जितना भी इम्प्यूरिटी हो एकदम सेंटर में इकट्ठा होगी, और सेंटर में इकट्ठा होने के बाद वहां पे एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने नहीं देगी और वहां पे सॉलिडिफिकेशन क्रैक आएगा। तो यहाँ पे नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है। ओके, अभी हम सॉलिडिफिकेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा मेक द स्लैग रिमूवल डिफिकल्ट इन ग्रूव वेल्ड। आपका स्लैग रिमूविंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। ग्राइंडिंग मार के भी में भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप सीजल से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कॉर्नर है वहां पे आपका स्लैग फंस गया तब आपकी बैंड बच जाएगी, आपको ग्राइंडिंग मार के बराबर निकालना पड़ेगा। तो ये इसका एक प्रॉब्लम है। प्रोड्यूस द कनकेव शेप फिलेट वेल्ड एंड मे बी सब्जेक्टेड टू क्रैकिंग। अगर फिलेट वेल्ड में आप SAW यूज कर रहे हैं तो कनकेव शेप का मतलब 3 टाइप के मैंने ऑलरेडी समझाया था हमारे बहुत पहले के सेशन में। 3 टाइप के फिलेट है, मैं तीनों टाइप के फिलेट यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा, ठीक है। एक फिलेट होता है ऐसा मेट्री फिलेट, यहाँ से ऐसा सीधा एकदम शानदार। एक फिलेट होता है कन्वेक्स, मतलब ऐसा, ठीक है। एक फिलेट होता है हमारा घंटे जैसा, ऐसा राउंड में घुमा हुआ, ठीक है। ऐसा फिलेट मारेगा, मतलब यहां से ऐसा वेल्डिंग, ठीक है। तो ऐसा फिलेट होता है, तो उसी की वजह से ये SAW प्रोसेस है, उसमें कनकेव शेप मतलब यहाँ पे जो दिखाया है ऐसा वेल्डिंग बनेगा उसका, क्योंकि उसका वेट की वजह से, उसका ज्यादा हीटिंग की वजह से वहां पे ऐसा जनरेट होगा। तो ये सब चीज अच्छा नहीं है। लास्ट वाला फिलेट जो है वो जनरली फटीग हमारा है। यहाँ पे ये जो है एरिया में जो हाईलाइट किया वो एरिया, वहां पे हमको थोड़ा स्मूथ ग्राइंडिंग मानना पड़ सकता है और आपको ब्लेंड करना पड़ेगा। ब्लेंड मतलब वहां पे थोड़ा घिसना पड़ेगा। अगर आप घिसते नहीं है तो वहां से क्रैकिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। साइक्लिक लोड में, डायनेमिक लोड में यहाँ से क्रैक सबसे ज्यादा स्टार्ट होता है वेल्डिंग में, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पे थोड़ा आपको घिसना पड़ेगा। ओके, कनकेव फिलेट है, ये हो गया। अब हमारा ये जो फिलेट है कन्वेक्स फिलेट है। कन्वेक्स में ऐसा ऊपर से ऐसा टोपी जैसा रहेगा, लेकिन टोपी जैसा अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा टोपी जैसा रहा तो आपको प्रॉब्लम ये होगा कि आपका जो वेल्डिंग है वो यहाँ से ये भी क्रैक होने का चांस है। सबसे बेस्ट फिलेट ये है मैट्री फिलेट, लेकिन आजकल यहाँ पे इंडिया में ऐसा कम यूज होता है। गल्फ कंट्री में लोग घिस के भी ऐसा मैट्री फिलेट जनरेट करते हैं, तो ग्राइंडिंग मार के भी ऐसा, देखो वो डिपेंड ऑन योर कंपनी, आपका कंपनी का स्पेसिफिकेशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप इतना याद रखिए कि SAW वेल्डिंग कनकेव फिलेट जनरेट करता है। तो ये मैं आपको इसके लिए डेप्थ में समझाया क्योंकि ये क्वेश्चन बैठा का बैठा लाइन बाय लाइन पूछा जाएगा। आप ऐसा सोचना भूल जाइए कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ऐसा भूल जाइए। आपको हर पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको पूछा जाएगा। ओके, तो आप इसको रट्टा मारना है तो रट्टा मार लीजिए, याद नहीं रहा है तो रट्टा मार लीजिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग द अंडरकट अलोंग द एज ऑफ द फिलेट वेल्ड। इंक्रीजिंग अंडरकट आपका इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं समझाया वैसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओवर alloy weld metal and via flux blah blah blah। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिड्यूस द आर्क वोल्टेज एंड कांस्टेंट करंट ट्रैवल स्पीड। अगर हमारा अभी तक हमने ज्यादा करंट वोल्टेज था तब क्या होता था, SAW वेल्डिंग में तब बात किया। लेकिन अगर वोल्टेज रिड्यूस होता है तब क्या कांड होता है, तब वो प्रोड्यूस द स्टिफर आर्क which improve the penetration and deep weld groove and resist the arc glow। तो आर्क ग्लो में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एक्सेसिव लो आर्क वोल्टेज विल
एक्सेसिव लो आर्क मतलब लो आर्क वोल्टेज मतलब क्या कि आपका डिस्टेंस जो है एकदम टचिंग डिस्टेंस है, आपका बेस मेटल और आपका फिलर जहां पे आप वेल्डिंग मारना स्टार्ट कर रहे हैं वो फिलर और बेस मेटल के बीच में एकदम छोटा सा डिस्टेंस है। छोटा सा डिस्टेंस होने की वजह से आपका प्रॉब्लम क्या होगा, आर्क वोल्टेज जो है आपका वोल्टेज जो है वो स्लो हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि उसको धक्का नहीं मारना पड़ेगा, उसको धक्का एकदम छोटा सा धक्का मारेगा तो बेस मेटल के ऊपर गिर जाएगा मेटल, ठीक है। इसी की वजह से वहां पे सिस्टम, आपका हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग मशीन है उसमें ऑटोमेटिकली ऐसा सिस्टम है कि आप ऐसा कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वोल्टेज ही अंदर से ही वो कम प्रोड्यूस होगा। आपको वहां पे वोल्टेज ज्यादा बढ़ाओ कम बढ़ाओ ऐसा कोई घंटेबाई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारा मशीन ऑटोमेटिकली ये सब सर्वाइव करेगा। ओके, प्रोड्यूस द हाई एंड नैरो बीड जनरेट करेगा। कोज डिफिकल्ट स्लैग रिमूवल अलोंग विथ वेल्ड टॉय। आप एसएडब्ल्यू वेल्डिंग मारते हैं तो आपको जनरली एक स्लैग निकालने में प्रॉब्लम हो सकता है। ट्रैवल स्पीड, अगर आपका ट्रैवल स्पीड हाई है तो हाई ट्रैवल स्पीड तो मतलब ये हुआ हीट इनपुट इज इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज डिवाइड बाय ट्रैवल स्पीड। अगर आपका ट्रैवल स्पीड हाई है तो ये पूरा फॉर्मूला छोटा बनेगा, मतलब हीट इनपुट लो बनेगा। तो आपको ये फंडा याद रखना है, हाई हीट इनपुट लो टफनेस, लो हीट इनपुट हाई हार्डनेस, ठीक है। ओके, हीट इनपुट यूनिट लेंथ विड्थ इज डिक्रीज। अगर हीट इनपुट कम होगा, ठीक है, ट्रैवल स्पीड आपका स्लो होगा, इंक्रीज होगा तो हीट इनपुट कम होगा। हीट इनपुट कम क्यों होगा, क्योंकि मैं अभी फॉर्मूला समझाया वो। लेस फिलर मेटल अप्लाई पर यूनिट लेंथ एंड वेल्ड consequently लेस एक्सेसिव वेल्ड मेटल। आपका वेल्ड मेटल डिपोजिशन कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि आपका हीट इनपुट कम है। हीट इनपुट कम होने की वजह से कांड ये होगा कि आपका जो फिलर का आगे का टिप्स है वो मेल्ट कम होगा। मेल्ट कम होगा तो फिर जितना मेल्ट होता है उतना ही नीचे गिरेगा, फिर वो कम मेल्ट होगा फिर नीचे गिरेगा, कम मेल्ट वाला फिर नीचे गिरेगा। तो मतलब यहाँ पे आपका पेनिट्रेशन अच्छा नहीं मिलेगा, आपको एक्सेस वेल्ड मेटल नहीं मिलेगा, आपका डिपोजिशन ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके, पेनिट्रेशन भी डिक्रीज होगा क्योंकि आपका हीट इनपुट ही कम है तो वहां अंदर घुसेगा ही नहीं, ठीक है, इसी की वजह से। एंड दस द बीड बिकम अ स्मॉलर। आपका बीड जो है, वीविंग जो है वो भी आपको एकदम स्मॉल मिलेगा। तो यहाँ पे दिखाया है ट्रैवल स्पीड अगर ज्यादा है तो क्या कांड होगा, कम है तो क्या कांड होगा, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोड साइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी इलेक्ट्रोड साइज आपका अगर बड़ा है तो आपको ज्यादा अच्छा यहाँ पे दिखा रहा है 3.2 या 4 या 5। अगर इलेक्ट्रोड साइज बड़ा है तो बड़ा है तो कम मेल्ट होगा, क्योंकि ज्यादा मोटा थिकनेस वाला है ना, मोटा थिकनेस को आपको जलाने के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसी की वजह से अगर आपका 5 डाया का इलेक्ट्रोड है तो वो कम जलेगा, कम जलने की वजह से कम अंदर घुसेगा, बेस मेटल में कम घुसेगा तो पेनिट्रेशन भी कम आएगा क्योंकि उसका हीट इनपुट भी कम है। अगर छोटा इलेक्ट्रोड है तो छोटा फिलर है तो छोटा फिलर ज्यादा जलेगा और बेस मेटल के अंदर तक घुसेगा। ओके, इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन आई थिंक मुझे समझाने का जरूरत नहीं है। एक्सटेंशन अगर ज्यादा है तो आपका पेनिट्रेशन ज्यादा, एक्सटेंशन कम है तो पेनिट्रेशन कम, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड उसके बारे में भी मुझे समझाने का ज्यादा जरूरत नहीं है, ये सब चीज ऑलरेडी में समझाया ही है। तो आज हम वापस पावर सोर्स यहाँ पे डीसी पॉजिटिव, डीसी नेगेटिव एंड एसी तीनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग आगे का अगर टैंडम वेल्डिंग यूज करते हैं तो आगे का डीसी पॉजिटिव में घुसाते हैं,